देखो हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब एक बात हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, फोटोसिंथेसिस अपने प्लांट्स में होती है ना, प्लांट्स में होती है। ठीक है, इतनी बातें हम सबको पता है। ठीक है, अब इस नाम का हम क्या करते हैं, आसानी से मतलब समझ लेते हैं। देखो जो मैं इंट्रोडक्शन में शुरू में बातें बताऊंगा ना वो आप स्किप मत करना, वो बहुत जरूरी बातें हैं क्योंकि उसी से अपने चैप्टर का बेस बनेगा। ठीक है, अब इस नाम का हम मतलब समझ लेते हैं। देखो जो ये फोटो वर्ड है, फोटो वर्ड है वो किस लिए यूज होता है, फोटो वर्ड किसके लिए यूज होता है, हमेशा लाइट के लिए, लाइट के लिए, है ना। हमने देखा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां भी क्या है, अपनी लाइट पड़ती है। तो फोटो वर्ड मतलब लाइट का यूज हो रहा है। और लाइट भी कौन सी लाइट यहां पे कौन सी होती है, अपनी प्लांट्स कौन सी लाइट लेते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं। तो ये लाइट अपनी सनलाइट है। ठीक है, और सिंथेसिस की बात करें मतलब क्या है, यहां पे किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस हो रही है, बेसिकली फूड की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो प्लांट्स अपने बेसिकली कर क्या रहे हैं, लाइट का यूज करके फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया अपना, फोटोसिंथेसिस इसका नाम पड़ जाता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी आगे की बातें सुनो, अब मेरी आगे की बातें सुनो। देखो हमने अभी तक क्या बातें की कि लाइट का यूज करके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फूड की सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी एक तरीके की रिएक्शन बन जाती है कि लाइट का यूज किया और फूड की क्या कर ली, सिंथेसिस कर ली। इतनी बातें सिंपल है। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि क्या ये काम ऐसे डायरेक्ट हो जाता है कि लाइट से डायरेक्ट प्लांट ने क्या कर दिया, फूड बना लिया, क्या ये काम डायरेक्ट हो जाता है? तो उसका आंसर है बिल्कुल नहीं, उसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये काम ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। हमें पहले क्या है, इस लाइट से क्या बनानी पड़ती है, इस लाइट का हमें क्या प्लांट को बनानी पड़ेगी ना, पर हम खुद को ही इमेजिन करके हमें क्या है, पहले लाइट का यूज करके, यानी उस प्लांट को लाइट का यूज करके पहले क्या बनानी पड़ेगी, एनर्जी बनानी पड़ेगी और इस एनर्जी से फिर उसको फूड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो रिएक्शन बन गई, एक ये वाली रिएक्शन, एक ये वाली रिएक्शन। ठीक है, और अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई इन रिएक्शन का नाम आप नामकरण करके बताओ, है ना, इनका नेमिंग करके बताओ, तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो रिएक्शन है ये लाइट से कनेक्टेड है, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा अपना लाइट रिएक्शन। और यहां कहां होती है, ये कहां होती है, कैसे होती है, वो हम आगे बात करेंगे। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, ये लाइट से अपनी थोड़ी दूर हो गई बेचारी, तो इसका नाम हो जाएगा अपना डार्क रिएक्शन। इसका नाम हो जाएगा डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली अपने को चैप्टर में पढ़ना यही है कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, कहां होती है, कैसे होती है, फिर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में क्या करना है, हमें लाइट का यूज करके एनर्जी प्रोडक्ट बनाने हैं। इतनी बातें क्लियर। और एक मैं आपको बात बता दूं कि इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं अपने, इस चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं वो मैं चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, और उनको मैं ट्रिक्स की हेल्प से आपको इजीली याद करा दूंगा जो भी एनसीईआरटी में लिखा है ना। इनको शुरू में करेंगे तो यार पहले ही बोर हो जाएंगे ना, मजा नहीं रहेगा चैप्टर में। तो अपना अब चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक गमला लेना है, ये हमने गमला ले लिया और इस गमले में हमने क्या कर दिया, एक प्लांट को उगा दिया। इस गमले में क्या कर देना है, एक प्लांट को लगा देना है। अब प्लांट है तो जाहिर सी बात है, अब प्लांट पे पत्तियां तो होंगी ही होंगी। ठीक है, ये लीव्स लगी हुई हैं इस प्लांट पे, ये अपनी पत्तियां लगी हुई हैं, पत्तियां इस साइड भी लगा देते हैं, नहीं तो ये वाली साइड अपनी बुरा मान जाएगी। ये अपना प्लांट हमने क्या कर दिया, गमले में लगा दिया। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि हम गमले में रेगुलर, है ना, डेली क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, H2O यानी वाटर डालते हैं, तभी तो ये जिंदा रहता है प्लांट अपना, है ना। इतनी बात अपने को समझ में आती है। और हम क्या करते हैं, इस प्लांट को हम सनलाइट पे रखते हैं। इस प्लांट को हम कहां रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, ताकि ये जिंदा, है ना। धूप तो प्लांट के लिए जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है ना। इतनी बातें अपने को समझ में आ रही है। अब धूप की जरूरत क्यों है, तो धूप से होगा क्या, देखो ये धूप जब आएगी ये ऐसे लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, ये लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी, लाइट इन पत्तियों पे पड़ेगी। ठीक है, अब हो क्या रहा है, बेसिकली देखो लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है ना, लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फोटो। लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है फोटो। ठीक है, अब यहां बेसिकली ये प्लांट कर क्या रहा है, ये प्लांट पानी
और इस लाइट का यूज करके क्या कर रहा है, ये प्लांट पानी और इस लाइट का यूज करके क्या कर रहा है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये प्लांट पानी और लाइट का यूज करके फूड की सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, अब अपने चैप्टर का नाम देख लो कैसे डिफाइन हुआ, फोटो मतलब लाइट का यूज करके क्या किया प्लांट ने, फूड की सिंथेसिस करी। तो चैप्टर का नाम अपने का क्या पड़ गया, फोटो यानी लाइट का यूज किया और फूड की क्या की, सिंथेसिस की। तो चैप्टर का नाम पड़ गया क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी बातें अपने को क्लियरली समझ में आ गई। ठीक है, अब आपका एक बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए कि इस लीफ के अंदर, इस पत्ती के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी प्रोसेस हो गई कि लाइट और पानी का यूज करके यहां पे खाना बन गया ना, यहां पे ऐसा क्या हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें एक पत्ती को ढंग से देखना पड़ेगा, अब बेसिकली मैं आपके सामने एक पत्ती बनाने जा रहा हूं, एक पेड़ की पत्ती बनाने जा रहा हूं, एक लीफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने बना ली एक पेड़ की पत्ती। अब बेसिकली हमें देखना क्या है कि इस पत्ती के अंदर, इस लीफ के अंदर ऐसी क्या चीजें मौजूद हैं, ऐसी क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि जिनकी हेल्प से ये पत्ती अपना खाना बना पाती है। खाना कैसे बनाती है, सनलाइट का यूज करके और पानी का यूज करके। ये चीज हम समझने लगे। ठीक है, अब इस पत्ती के अंदर जब हमने झांक कर देखा तो इस पत्ती के अंदर हमें मिली एक डबल मेम्ब्रेन, इस पत्ती के अंदर हमें मिली एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर, और इस डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट हम बोल देते हैं, डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर है। अब इस डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, थाइलाकोइड मिलेगा। ये एक थाइलाकोइड है, ये क्या है, एक थाइलाकोइड है। ठीक है, और ये दूसरा थाइलाकोइड है, ये तीसरा थाइलाकोइड है, ये चौथा थाइलाकोइड है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बात पता चली कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें थाइलाकोइड मिलते हैं। और थाइलाकोइड भी कैसे हैं, ऐसे एक बिल्डिंग में अटैच है ना, एक तरीके से ये क्या है, एक बिल्डिंग है थाइलाकोइड की। ठीक है, और इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं, ग्रेना हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये थाइलाकोइड की, तो ऐसी थाइलाकोइड्स की बिल्डिंग बहुत सारी बिल्डिंग्स प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना। हम यहां 2-3 बना लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है, ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है, ये पूरा क्या है, एक ग्रेना है। और ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं, ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं, ग्रेना के अंदर क्या है, बहुत सारे थाइलाकोइड्स हैं। इतनी बातें हमें क्लियरली समझ आ रही है। ठीक है, अब इन ग्रेना को आपस में भी क्या जोड़ते हैं, एक तरीके के थाइलाकोइड जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी आपस में एक तरीके के थाइलाकोइड जोड़ते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये अपने क्या थे, ग्रेना थे, और ये अपने क्या थे, ग्रेना थे, ये अपने क्या थे, ग्रेना थे। तो ग्रेना को आपस में भी कौन जोड़ रहा है, एक तरीके के थाइलाकोइड ही जोड़ रहे हैं। बट ये वाले थाइलाकोइड और ये वाले थाइलाकोइड में बहुत फर्क है। क्या फर्क है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपना थाइलाकोइड है जो ग्रेना को आपस में जोड़ रहा है। इतनी बातें क्लियर है। अब एक और पॉइंट मैं यहां पे बता दूं। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा क्या प्रेजेंट है, अपने थाइलाकोइड प्रेजेंट है। अब थाइलाकोइड के बाहर जो ये खाली स्पेस बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं, खाली स्पेस को स्ट्रोमा बोल देते हैं। इस खाली स्पेस को स्ट्रोमा बोल देंगे, जो थाइलाकोइड से यानी ग्रेना से अलग खाली स्पेस बच गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अब हम थाइलाकोइड्स की नेमिंग करने जा रहे हैं। देखो, अब देखो, जो थाइलाकोइड्स ग्रेना में प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, उनको हम बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। ग्रेना में प्रेजेंट है तो ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, ये भी कौन से हैं, अपने ग्रेनल थाइलाकोइड्स। ये भी कौन से हैं, अपने सारे ग्रेनल थाइलाकोइड्स जो ग्रेना में प्रेजेंट है। और दूसरे टाइप के थाइलाकोइड
थाइलाकोइड अपने कौन से हैं, ये वाले ये कहां पे प्रेजेंट है, अपने स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ रहे हो बात, ये कहां प्रेजेंट है, अपने स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, या इनको स्ट्रोमल लैमेली भी बोल दिया जाता है ना, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड अपने पास दो टाइप के हो गए, ग्रैनल थाइलाकोइड एंड स्ट्रोमल थाइलाकोइड। ग्रैनल थाइलाकोइड कौन से हैं, जो ग्रैना में प्रेजेंट है। स्ट्रोमल थाइलाकोइड कौन से हैं, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। अब एक और बात मैं आपके सामने फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आप रिलेट कर लेना। देखो, मैं अगर आपको बोल दूं कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड क्या फंक्शन कर रहे हैं, यहां क्या काम कर रहे हैं, देखने से ही पता लग रहा है क्या कर रहे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड को आपस में जोड़ रहे हैं। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रोमल थाइलाकोइड या इन्हीं को स्ट्रोमल लैमेली भी बोल देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। इतनी बातें बिल्कुल अपने सामने क्लियर हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने देखी एक लीफ देखी, एक पेड़ की पत्ती देखी। अब पेड़ की पत्ती के अंदर जब झांक के देखा तो हमें एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर मिली, जिसको हमने बोल दिया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, थाइलाकोइड्स मिलते हैं। ठीक है, अब थाइलाकोइड्स के अलावा जो क्लोरोप्लास्ट में खाली स्पेस बच जाता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थाइलाकोइड्स भी हमें दो टाइप की मिले, एक तो जो क्या है बिल्डिंग्स में प्रेजेंट है, बिल्डिंग्स में, है ना, बिल्डिंग्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रैना बोल देंगे, है ना। अब ये थाइलाकोइड्स ग्रैना में प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है ग्रैनल थाइलाकोइड। और दूसरे थाइलाकोइड कौन से हैं, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, जो ग्रैनल वालों को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लिंक कर रहे हैं, इनको हम बोल देंगे क्या, स्ट्रोमल थाइलाकोइड, क्योंकि ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं। मैं यहां पे मान लो एक ये मैंने बना दिया सिर्फ एक थाइलाकोइड, ये अपना एक थाइलाकोइड है ना, ये मैंने क्या बनाया है आपके सामने, एक थाइलाकोइड है। अब इसमें भी मैं आपको बातें समझाना चाहता हूं। देखो, थाइलाकोइड के अंदर जो ये स्पेस है ना, ये क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है। और ये क्या है थाइलाकोइड की, ये क्या है थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएंगी अपने, कि ये थाइलाकोइड का ल्यूमन है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। बिल्कुल सारी बातें क्लियर हो रही है। ये अपना क्या है, थाइलाकोइड है। तो थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस होगा वो क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन। और ये तो देखने से ही पता लग रही है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर होगी, हमने एक थाइलाकोइड भी देख लिया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपके सामने दोबारा बनाने जा रहा हूं। ये मैं आपके सामने ग्रैना बनाने जा रहा हूं, एक ग्रैना। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, एक ग्रैना बना दी। ये मैंने क्या की, एक और ग्रैना बना दी। हमने किया था ना कि ग्रैना में क्या होंगे, अपने बहुत सारे थाइलाकोइड होंगे, ये थाइलाकोइड, ये थाइलाकोइड, 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 थाइलाकोइड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि दो, ये क्या है, पूरा क्या है, ये ग्रैना है, और ये भी पूरा क्या है, ग्रैना है। और ग्रैना को आपस में जो जोड़ रहा था वो अपना क्या था, स्ट्रोमल थाइलाकोइड। और ये कैसे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड, ये भी कैसे हैं, ग्रैनल थाइलाकोइड। ये अपना है स्ट्रोमल थाइलाकोइड जो दो ग्रैना को जोड़ रहा है। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं बात करने जा रहा हूं फोटोसिस्टम की। देखो, थाइलाकोइड की भी हमने बात कर ली कि थाइलाकोइड का जो ये अंदर वाला चीज है, ये है अपना ल्यूमन, अंदर वाला स्पेस। और ये क्या है, थाइलाकोइड की थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। इतनी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे एक और जरूरी बात है, इससे रिलेटेड मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताने जा रहा हूं कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये अपना है क्या, फोटोसिस्टम 2 है, ये अपना फोटोसिस्टम 1 है। फोटोसिस्टम 2 क्या होता है, 1 क्या होता है, ये बातें मैं बिल्कुल आगे जाके क्लियर कर दूंगा। ये बातें आप यहां पे याद रखो। ठीक है, अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है कि ग्रैनल थाइलाकोइड के अंदर फोटोसिस्टम 1 भी प्रेजेंट होता है और फोटोसिस्टम 2 भी प्रेजेंट होता है। बट यहां पे अब 10 स्टार लगा लेना मेरी बात पे, 30 स्टार लगा लेना। स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, PS1 होता है, PS1। इनमें क्या है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड में PS2 पूरे तरीके से एब्सेंट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इनमें PS2 नहीं होता, सिर्फ PS1 होता है। और ग्रैनल में PS1 भी होगा, PS2 भी होगा।
इतनी बातें क्लियर है। अब हम देखेंगे कि PS1 क्या होता है, PS2 क्या होता है, इनका मतलब क्या है और असल में चीजें आगे कैसे काम करेंगी। देखो अभी अभी हमने दो फोटो सिस्टम की बात की, एक बात की हमने फोटो सिस्टम 1 PS1 की और एक हमने बात की थी किसकी, PS2 की, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट थे, तो हमने क्लियरली देखा था कि ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि PS1 और PS2 यानी फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस क्या होता है ना, कहां पे इनमें डिफरेंस होता है। तो मैं इस बात का आपको आंसर देने जा रहा हूं कि PS1 और PS2 में क्या फर्क होता है। अब देखो यहां पे पूरे पैटर्न को देखना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखो हमारे पास कोई भी फोटो सिस्टम है, कोई भी अगर फोटो सिस्टम है, चाहे वो फोटो सिस्टम 1 है चाहे वो फोटो सिस्टम 2 है ना, अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन सा 1 है कौन सा 2 है, हमें बस इतना पता है कि वो फोटो सिस्टम है, कि वो अपना फोटो सिस्टम है, ठीक है। तो किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती है। देखो इसी पैटर्न में करना, इसी फ्लो में करना, पूरे चैप्टर में मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी फोटो सिस्टम में तीन चीजें प्रेजेंट होती है। पहली क्या होती है अपने पास, एंजाइम्स। पहली चीज अपने पास क्या है, एंजाइम्स, ठीक है। दूसरी चीज अपने पास क्या होती है, दूसरे अपने होते हैं पिगमेंट्स, दूसरे होते हैं अपने पिगमेंट्स, ठीक है। और तीसरी चीज अपने पास क्या होती है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा अपने किसकी, PS1 और PS2 की। हमारे पास किसकी बात होगी, PS1 वर्सेस PS2, ठीक है। अब होता क्या है, देखो जो ये एंजाइम्स है ना, जो ये एंजाइम्स हैं ये PS1 में अलग होंगे, अब PS2 में अलग होंगे, ठीक है। और जैसे ये पिगमेंट्स हैं तो पिगमेंट्स की जो अरेंजमेंट है या उनकी पावर बोल लो, PS1 में अलग होगी, अब PS2 में अलग होगी, ठीक है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की बात करें तो PS1 में अलग होंगे और PS2 में अलग होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इस बेस पे हमने इसको 1 और 2 में डिवीजन की है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि कोई भी फोटो सिस्टम है, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है ना, इसी पैटर्न को पकड़ना। उसमें क्या होती है, तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली हमने देखी क्या, एंजाइम्स, दूसरी हमने देखी पिगमेंट्स और तीसरे हमने देखे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब एंजाइम्स हैं वो इन दोनों में अलग अलग होंगे, पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स की अरेंजमेंट बोल लो या उनकी पावर बोल लो, वो आपको आगे पता लग जाएगा, वो भी इनमें अलग अलग होगी। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी इसमें और इसमें अलग अलग होंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि भाई एंजाइम्स कौन से होते हैं, PS1 में कौन से हैं, PS2 में कौन से हैं, या पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, या प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें कौन से हैं, इसमें क्वेश्चन है ना, ये आपका अब क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपका सवाल होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से बात करेंगे, बारी बारी से कैसे बात करेंगे, पहले हम एंजाइम्स वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर हम क्या है पिगमेंट्स वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, फिर हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला पोर्शन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइम्स के बारे में, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख लिया अपना एंजाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, हमने क्या बात की थी कि PS1 में अपने एंजाइम अलग होंगे और PS2 में अपने एंजाइम अलग होंगे। अब PS1 में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है अपना, NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज, ठीक है। और अब PS2 में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो अपना किस लिए है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। PS2 में कौन सा एंजाइम होगा, ऐसा एंजाइम जो किस में काम आएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में काम आएगा। इतनी बातें क्लियर है। अपना ये पहला पॉइंट था, अपने पास तीन चीजें थी ना, एंजाइम था और पिगमेंट्स थे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे। तो पहला हम अपना एंजाइम कवर कर रहे हैं। एंजाइम PS1 में कौन सा होता है, NADP रिडक्टेज, और PS2 में कौन सा होता है, ऐसा एंजाइम जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए काम आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो एंजाइम वाला तो अपना हो गया बिल्कुल ही क्लियर, है ना, पहला पोर्शन अपना क्लियर हो गया। अब दूसरे पोर्शन पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पिगमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। देखो अब पिगमेंट्स के बारे में बात करें कि PS1 में पिगमेंट्स कैसे हैं, PS2 में कैसे हैं, है ना। इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी कि प्लांट्स के अंदर, है ना, कि कोई भी प्लांट है दुनिया का, कोई भी पौधा है, उसमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपके सामने यहां बताने जा रहा हूं कौन से पिगमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना, और उनके कलर भी हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे क्लोरोफिल ए है तो उसका कलर क्या है, क्लोरोफिल बी है तो उसका कलर क्या है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, ट्रिक की हेल्प से बताऊंगा, डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे। देखो ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक क्या बोलते हैं, देखो हम ABCD तो सबको पता है, ABCDEFG, है ना, तो सिंपल ABCD खेलनी है, ABCD खेलनी है। देखो ट्रिक क्या बोलती है कि A B-C ABC, ये अपनी ट्रिक है। अपनी ट्रिक क्या बोलती है, ABC, सिंपल ABC खेलनी है। अब ABC का मतलब क्या है, A का मतलब है क्लोरोफिल A, और B का मतलब है क्लोरोफिल B, और C का मतलब क्या है अपना कैरोटीन्स। C का मतलब है कैरोटीन्स। ये अपने को याद हो गया, कैसे ट्रिक लगाई हमने, A-B-C, और हम इनका कलर याद करेंगे तब भी यही सेम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अब इनके अलावा एक और पिगमेंट बच जाता है, इसको थोड़ा ऐसे ही याद रख लेना, इनके साथ ही ज़ैंथोफिल, इनके साथ ही बच जाता है ज़ैंथोफिल। तो अपने पास यही पिगमेंट अपने पास होते हैं, कौन से क्लोरोफिल A हो गया, क्लोरोफिल B हो गया, कैरोटीन्स हो गए, और ज़ैंथोफिल हो गए, ठीक है। अब इनके कलर को कैसे याद करें, ये भी अपने आप में टास्क है। तो हम कलर को याद करने के लिए ज़ैंथोफिल को अलग निकाल देते हैं, ज़ैंथोफिल को अलग निकाल देते हैं। क्यों अलग निकाल देते हैं, क्योंकि इसके कलर को याद करना बहुत आसान है। आसान क्यों है, देखो अब ज़ैंथोफिल स्टार्ट किससे हो रहा है, X से हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, X से हो रहा है, ठीक है। अब हम देखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी कोई भी ग्राफ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, मान लो ये X एक्सिस है तो ये क्या होता है अपना Y एक्सिस होता है। तो X के साथ क्या आएगा, Y आएगा, यानी ज़ैंथोफिल अपना कैसा होगा, येलो कलर का होगा। X और Y का मैच करा देना है। ज़ैंथोफिल अपना कंप्लीट हो चुका है, ज़ैंथोफिल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपने बचे ये वाले तीन, इनको कैसे याद करें, तो इनके लिए ट्रिक लगानी है कौन सी, विबग्योर। इनके लिए ट्रिक लगानी है अपनी विबग्योर, ठीक है। अब विबग्योर में खेलना कैसे है, देखो ब्लू को ग्रीन के साथ मैच करा दो, और ग्रीन को इससे नेक्स्ट यानी येलो के साथ मैच करा दो, और येलो को इससे नेक्स्ट यानी ऑरेंज के साथ मैच करा दो। हमने क्या किया, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, ठीक है। और अपनी सेम ट्रिक लगा दो, सेम ट्रिक क्या बोलती थी अपनी, A B और C, सेम ट्रिक लगा दो, क्या A B और C, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल A का कलर बताओ, क्लोरोफिल A का कलर बताओ, तो कलर क्या हो जाएगा इसका, अब ब्लू ग्रीन इसका कलर हो जाएगा। और आपसे कोई पूछ ले कि क्लोरोफिल B का कलर बताओ, तो क्लोरोफिल B का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो कलर हो जाएगा। और आपसे पूछ ले कोई कि कैरोटीन्स का कलर बताओ, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो ऑरेंज कलर हो जाएगा। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। क्लोरोफिल A कैसा, ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B कैसा है, ग्रीन येलो, और कैरोटीन कैसे हैं, येलो ऑरेंज है अपने पास, ठीक है। और ज़ैंथोफिल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, येलो कलर के होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो ये हमने क्या बात की कि भाई प्लांट के अंदर इतने पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल A होता है, क्लोरोफिल B होता है, कैरोटीन्स होते हैं, और ज़ैंथोफिल होते हैं। ये किसी भी नॉर्मल प्लांट की हमने बात की, ठीक है। अब यहां पे एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक और बहुत जरूरी बात। मैं फिर से अपने सारे पिगमेंट लिख लेता हूं। देखो हमने किस किस की बात की, हमने बात की क्लोरोफिल A की, और कौन सा होता है अपने पास, क्लोरोफिल B होता है, और कौन सा अपने पास कैरोटीन्स है, और कौन सा अपने पास ज़ैंथोफिल्स है, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये सबका उस्ताद है, ये सबका उस्ताद है। मतलब पिगमेंट्स की दुनिया में जो क्लोरोफिल A है ना, जो क्लोरोफिल है, ये क्या है, एक तरीके से सरपंच है गांव का, ये सबका उस्ताद है ना। मान लो पिगमेंट्स का एक गांव है, तो उस गांव का सरपंच कौन है, क्लोरोफिल A है, और बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं गांव के, वो ये सब है, ठीक है। अब ये नॉर्मल लोग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक तरीके से एक्सेसरी पिगमेंट हो जाएंगे, है ना। नेमिंग इनकी मैं साथ में कराऊंगा जब इनको करेंगे
हम साथ में कराऊंगा, टेंशन मत लो, वहां पे इनका मतलब भी फिर अपने को समझ आएगा। ठीक है, ये बात हमने यहां से उठा ली कि क्लोरोफिल ए जो होता है। अब हम PS1 और PS2 का फर्क देखेंगे, PS1 और PS2 का। ठीक है, अभी अभी हमने बात की कि क्लोरोफिल ए जो होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है, मान लो ये अपना क्या है, क्लोरोफिल ए है। अब क्लोरोफिल ए जो होता है अपना, वो क्या है, गांव का सरपंच है, गांव का उस्ताद है। ठीक है, अब बाकी के जो पिगमेंट हैं, फॉर एग्जांपल अपना क्लोरोफिल बी है या ज़ैंथोफिल्स है या कैरोटीन्स हैं, वो सब इसकी खातिरदारी में लगे हुए, वो सब क्या है, साइड में लगे हुए हैं, बेचारे इसकी खातिरदारी में लगे हुए सरपंच महाराज की। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, अपने जो ब्लैक कलर के हैं, इनमें अपने क्या क्या आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे अपने क्लोरोफिल बी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अपना कैरोटीन्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अपना ज़ैंथोफिल आ जाएगा। और ये उस्ताद जी क्या है, बीच में बैठे हैं और बाकी सारे इसके साइड में लगे हुए। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, देखो बेसिकली होगा क्या कि यहां से मान लो लाइट आई है ना, सनलाइट तो आएगी ना, सनलाइट क्या है, अपनी लीव्स पे पड़ती है, प्लांट की लीव्स पे पड़ती है, और लीव्स यानी प्लांट की पत्तियों के अंदर ही तो हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आई क्या, यहां से आई अपनी सनलाइट, यहां से आई अपनी सनलाइट। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो साइड के पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, ज़ैंथोफिल है, ये क्या करेंगे, इस लाइट को पकड़ के अंदर घुसाएंगे, कहां तक, क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देंगे। ठीक है, यहां से भी मान लो लाइट आ रही है, तो ये साइड वाले जो नौकर हैं इसके, ये क्या करेंगे, लाइट को पकड़ के सरपंच के पास पहुंचाएंगे। यहां से भी लाइट आई तो लाइट को पकड़ के ये सरपंच के पास पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जो सारी लाइट आ रही है, सारी लाइट जो इकट्ठी होके जो सेंटर बन रहा है, वो कहां बन रहा है, क्लोरोफिल ए पे बन रहा है ना। तो इसीलिए इसको हम नाम देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को हम बोल देते हैं क्या, रिएक्शन सेंटर बोल देते हैं, रिएक्शन सेंटर इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, और ये बाकी के क्या हो जाएंगे अपने, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग मतलब ये लाइट को पकड़ के हार्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्लोरोफिल ए तक, यानी रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या इन्हीं का दूसरा नाम हम बोल देते हैं एंटीनी, बोल देते हैं एंटीनी, भी इन्हीं को बोल दिया जाता है। या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी मतलब साइड वाले हैं, सिंपल सी बात है। जो अपना मेन पिगमेंट है, मेन मुख्य पिगमेंट है, वो क्लोरोफिल ए है, और बाकी सारे तो क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट है ना। सारी बातें एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्लोरोफिल ए अपना बीच में सरपंच है, मतलब रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, अब ये बाकी के पिगमेंट जो हैं, जैसे कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन्स है, ज़ैंथोफिल है, ये बाकी के इसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। खातिरदारी कैसे, लाइट को हार्वेस्ट करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, है ना। और लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोल देंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। या इनका दूसरा नाम एंटीनी, या इनका दूसरा नाम एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी तो देखने से ही पता लग रहा है ना, एक्सेसरी है, साइड में लगे हुए। ठीक है, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, अपनी रिएक्शन सेंटर की है, क्लोरोफिल ए की है। अब हम बात करेंगे कि PS1 और PS2 में क्या फर्क होता है, इसकी हम बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको एक बार दोबारा से बताऊंगा, देखो हमने बात की थी कि ये अपना क्लोरोफिल ए है, ये क्या है, अपना क्लोरोफिल ए, जो कि क्या है, अपना रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए की जो अब्जॉर्प्शन पीक होती है, लाइट की अब्जॉर्प्शन पीक होती है, अगर वो अब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर हो, 680 नैनोमीटर मतलब क्या बोलना चाहता है कि 680 नैनोमीटर से ऊपर के वेवलेंथ की अगर लाइट आई तो ये रिसीव नहीं करेगा, ये उस पर काम नहीं करेगा। 680 नैनोमीटर या उससे नीचे की लाइट पे ये काम करेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोल देंगे, PS2 बोल देंगे, PS2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर क्लोरोफिल ए की अब्जॉर्प्शन पीक कितनी हो, अब्जॉर्प्शन पीक हो 700 नैनोमीटर, तो इसको हम बोल देंगे क्या, PS1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो
फॉर एग्जांपल लाइट आई 670 नैनोमीटर की, 670 नैनोमीटर की, ठीक है। अब 670 क्या है, 680 से भी कम है और 700 से भी कम है। मतलब क्या है, अपना PS2 भी काम करेगा, PS1 भी काम करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस मैं बोलने जा रहा हूं, मतलब दूसरा केस है अपना, मान लो लाइट आई अपनी 690 नैनोमीटर की। अब 690 680 से क्या हो गई, ज्यादा हो गई। मतलब इस केस में अपना PS2 जो है वो काम नहीं करेगा और PS1 काम करेगा। जाहिर सी बात है काम करेगा, क्योंकि 700 से कम है 690, तो ये सिर्फ काम करेगा, ठीक है। अब मैं तीसरा केस बोलने जा रहा हूं, मान लो लाइट आ जाए 710 नैनोमीटर की, तो वो 710 क्या है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो ना तो ये काम करेगा ना ये काम करेगा। हाँ, अब हमें सारी चीजें समझ में आ गई है ना। हमने क्या बात की कि क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर भी बोले थे। तो रिएक्शन सेंटर की अब्जॉर्प्शन पीक अगर 680 नैनोमीटर है तो उसको हम बोल देंगे फोटोसिस्टम 2 PS2। अगर ये 700 नैनोमीटर है तो उसको हम बोल देंगे PS1 फोटोसिस्टम 1, ठीक है। तो इतनी बातें अपनी क्लियर होगी। अपना देखो अब एंजाइम्स वाला कवर हो चुका था, जहां पे हमने NADP रिडक्टेज और फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात की, और ये अपना क्या है, पिगमेंट्स वाला पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो चुका है ना, पिगमेंट्स वाला भी। अब अपना थर्ड पोर्शन बचता है कौन सा, कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे जिस फ्लो में अभी तक बात कर रहे हैं उसी फ्लो में बात करेंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में क्या होगा, अलग होगा, और PS2 में अलग होगा, है ना। अब क्या होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। PS1 में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है PS1 के अंदर। और PS2 की बात करें तो इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अपना होता है फेयोफाइटिन। इसमें अपना होता है क्या, फेयोफाइटिन। ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेयोफाइटिन, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में क्या है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, और PS2 के केस में क्या है, अपना फेयोफाइटिन है, फेयोफाइटिन। इतनी बातें क्लियर है, तीनों पॉइंट अपने कवर हो चुके हैं। देखो हमने जो अभी तक किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मैं जानबूझ के ये चीजें कर रहा हूं ताकि बार बार आपको चीजें समझ में आए और वो हमेशा के लिए आपको याद होती चली जाए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक क्या किया है कि हमने एक पेड़ की पत्ती देखी, एक लीफ देखी थी। फिर हमने क्या किया था कि इस पेड़ की पत्ती के अंदर, इस पेड़ की पत्ती के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्लोरोप्लास्ट नाम दिया था। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, अपने थाइलाकोइड होते हैं। ये थाइलाकोइड थाइलाकोइड थाइलाकोइड, है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे थाइलाकोइड होते हैं। और ये थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हमने क्या बोल दिया था, ग्रेना बोल दिया था, है ना। और ये जो थाइलाकोइड है ये ग्रेना में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएंगे अपने ग्रेनल थाइलाकोइड, है ना। और ये वाले अपने कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने स्ट्रोमल थाइलाकोइड। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये खाली स्पेस है, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्ट्रोमा नाम दिया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अब एक थाइलाकोइड पे फोकस करो। एक थाइलाकोइड पे जब हमने फोकस किया था तो हमने क्या बोला था कि ये क्या हो जाएगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, और थाइलाकोइड के अंदर जो स्पेस है ये क्या हो जाएगा, थाइलाकोइड का ल्यूमन हो जाएगा। ये बातें हम अभी तक कर चुके हैं, वही रिपीट करा रहा हूं। और हमने एक बात की थी कि हमने एक थाइलाकोइड को जब देखा था कि थाइलाकोइड में हमारे पास क्या होते हैं, फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। और हमने फोटो सिस्टम भी देख लिए थे अपने पास कैसे कैसे होते हैं, एंजाइम कौन से होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसमें कौन से होते हैं, और पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस एक थाइलाकोइड को देखने जा रहे हैं, एक थाइलाकोइड को, है ना। और थाइलाकोइड के बारे में हमें पता है ये ल्यूमन है और ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। और हमें क्या पता है कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम लगे होते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखने जा रहे हैं कि एक थाइलाकोइड के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं ना, अपनी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रही है कि एक थाइलाकोइड के अंदर कैसे कैसे चीजें चलती हैं, ठीक है। ये बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या है, एक थाइलाकोइड है, ये अपना क्या है, एक थाइलाकोइड है, ठीक है। और थाइलाकोइड
के बारे में हम बिल्कुल क्लियर बातें कर चुके हैं कि थाइलाकोइड के अंदर जो ये स्पेस होगा इसको हम बोल देते हैं थाइलाकोइड का ल्यूमन, इसको हम बोल देंगे थाइलाकोइड का ल्यूमन, ठीक है। और हम क्या बातें कर चुके हैं कि ये क्या हो जाएगी अपनी पूरी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और हम क्या बातें कर चुके हैं कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगे होते हैं, अपने फोटो सिस्टम लगे होते हैं। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर अपने क्या लगे होते हैं, फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम। इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, फोटो सिस्टम 2, ये अपना फोटो सिस्टम 2 और ये अपना हो जाएगा क्या, फोटो सिस्टम 1 हो जाएगा। फोटो सिस्टम लगे हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ठीक है। और क्या है यहां पे अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चीज में आपको 3 चीजें मिलेंगी, 1, 2 और 3। ये अपनी पूरी क्या हो गई, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएगी। और इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। अब ये 3 चीजों का नाम हमें याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या क्या है, इसका नाम क्या है अपने का, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन। सेकंड का अपना नाम क्या है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B6F, इसका नाम है साइटोक्रोम B6F। और थर्ड का अपना नाम क्या है, प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। फर्स्ट का नाम क्या है, प्लास्टोक्यूनोन, सेकंड का नाम क्या है, साइटोक्रोम B6F और थर्ड का नाम क्या है, प्लास्टोसियानिन। और ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना रहे हैं। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। और हमने क्या बात की थी, हमने देखो हमने बात की थी किसकी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात की थी कि PS1 में अलग होता है, PS2 में अलग होता है, ठीक है। क्या बात की थी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि PS2 के केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन। PS2 के केस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, फियोफाइटिन। ये PS2 के केस में होता है अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और PS1 के केस में हमने बात की थी कि अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन, अपना आयरन सल्फर प्रोटीन। ये बात हम कर चुके हैं, अभी तक जो हमने किया वही मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेसिकली होगा क्या, अब होगा क्या, यहां से यहां पे मान लो अपना सूरज दादा है, यहां पे अपना सन है, ठीक है। अब सन से क्या आएगी, तो जाहिर सी बात है सन से क्या आएगी, सनलाइट आएगी, सनलाइट आएगी। और सनलाइट ने क्या किया, PS2 पे स्ट्राइक किया। PS2 पे जब ये सनलाइट स्ट्राइक करेगी तो PS2 से क्या निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि PS2 के लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है, फियोफाइटिन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, फियोफाइटिन के पास चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। सनलाइट PS2 पे पड़ी तो PS2 से क्या निकला, अपना इलेक्ट्रॉन निकला। और ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया, जो कि कौन है, PS2 के केस में फियोफाइटिन है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास है। अब ये कहां आएगा, अपने ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एंट्री मार जाएगा ना। पहले आएगा अपने प्लास्टोक्यूनोन के पास और फिर किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास और फिर किसके पास जाएगा, प्लास्टोसियानिन के पास, प्लास्टोसियानिन के पास, ठीक है। अब इस प्रोसेस में एक और बात याद रखनी है कि यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब जा रहा है तो इस दौरान ये क्या करता है, इस दौरान ये क्या करता है, अपने थाइलाकोइड के ल्यूमन के अंदर ये H+ को भर देता है, H+ को भर देता है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब देखो अपना इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच चुका है, प्लास्टोसियानिन के पास पहुंच चुका है। अब प्लास्टोसियानिन से कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अपने PS1 के पास जाएगा, PS1 के पास जाएगा, ठीक है। अब PS1 का हमें पता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन है ना। अब PS1 से कौन उठा लेगा इस इलेक्ट्रॉन को, आयरन सल्फर प्रोटीन उठा लेगा। इतनी बातें अपने को समझ आती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, तो यहां पे अपना क्या है, फेरोडॉक्सिन है। यहां पे है अपना क्या, फेरोडॉक्सिन,
फेरोडॉक्सिन। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फेरोडॉक्सिन के पास। देखो ये तो समझ रहे हो ना आप, इलेक्ट्रॉन की यात्रा चल रही है, इलेक्ट्रॉन की जर्नी चल रही है, इलेक्ट्रॉन की जर्नी चल रही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फेरोडॉक्सिन के पास। ठीक है, अब और कुछ मैं आपको जरूरी बातें बता दूं। देखो अब वो होती है ना अप हिल मूवमेंट है, डाउन हिल मूवमेंट। तो देखो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या होगी? अप हिल मूवमेंट। और यहां देखो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप हिल मूवमेंट। और यहां देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगी अपनी डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल। इतनी बातें भी अपने को क्लियर हो चुकी है। अब किसके पास है इलेक्ट्रॉन? अपना फेरोडॉक्सिन के पास है, फेरोडॉक्सिन के पास। अब देखो मैं आपको एक बात रिकॉल कराना चाहता हूं कि जब हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 के पास कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज। और PS2 के पास कौन सा एंजाइम होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए जो एंजाइम चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि PS1 के पास कौन सा एंजाइम होता है? NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। ये हमें इंपॉर्टेंट बात पता चली। अब यहां पे आ जाओ, अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फेरोडॉक्सिन के पास है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? अपना देखो यहां पे है NADP प्लस H प्लस है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहां अपने पास क्या बन जाएगी? NADPH, और ये क्या है? अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे एंजाइम याद करो कौन सा था अपना। एंजाइम का नाम मैं आपको बता दूं, NADP रिडक्टेज। NADP तो पता लग रहा है कहां से एनर्जी बनी है? NADP से, है ना। और रिडक्टेज मतलब ये रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां पे अपने पास बन चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या था अपना? यहां हमने क्या कर ली? एनर्जी बना ली, है ना। इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमने एनर्जी बना ली। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अब देखो यहां एक मजे की बात देखो कि PS2 से अपना इलेक्ट्रॉन निकला और ऐसे 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 गया और यहां पे खत्म हो गया, एनर्जी बन गई, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि भाई PS2 यहां इतने इलेक्ट्रॉन लाएगा कहां से, है ना। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की फैक्ट्री थोड़ी है कि भाई यहां पे खत्म करते जाओ और ये और लाता जाएगा, है ना। तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा ना कि इसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यार, इसके इलेक्ट्रॉन को भी हमें वापस कहीं से तो लाना पड़ेगा, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन को भी कहीं से तो वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन यहां खत्म हो जाएंगे। तो वो कहां से आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या बात की थी कि PS2 के पास क्या होता है? अपना फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए क्या होता है? एंजाइम होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम होता है। ठीक है, मैं यहां ये रब कर लेता हूं थोड़ा, यहां पे अपनी चीजें दिक्कत देंगी। बस यहां याद करने वाली बात, एक बात याद रखना कि यहां से अपने क्या आए थे? प्रोटॉन अंदर की तरफ घुसे थे, है ना। यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया था तो प्रोटॉन थाइलाकोइड के ल्यूमन में एंट्री किए थे। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। अब देखो हमने याद करो, हमने गमले में, हम शुरू में जब बात कर रहे थे तो हमने क्या गमले में पानी डाला था, गमले में पानी डाला था, जो हम डेली किसी भी गमले में किसी भी प्लांट में डालते हैं। तो यहां हमारे पास वो पानी है, यहां हमारे पास वो पानी पड़ा है जो हमने गमले में डाला था, यहां पहुंच चुका है वो। ठीक है, अब होता क्या है? अब होता क्या है? PS2 के पास कौन सा एंजाइम है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एंजाइम है। तो वो एंजाइम क्या करा देगा? इस वाटर की फोटोलिसिस करा देगा। फोटोलिसिस, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ देगा, है ना। तो ये वाटर अपना टूट जाएगा। तो वाटर जब टूटेगा तो किस में टूटेगा? जाहिर सी बात है, पानी को तोड़ दो तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। और किस में टूटेगा? अपना 2H+ आयन बन जाएंगे। ये वाटर अपना टूट चुका है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन जो है ये गैस है ना। और इस दौरान एक और चीज होती है, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन बनता है, यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है? अपनी गैस है। ये एक तरीके से यहां पे एक बाई प्रोडक्ट बना है, एक वेस्ट बना है ना, प्लांट के लिए वेस्ट है ना। तो ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बोल देते हैं, अब एक कॉमन सेंस की बात याद करो कि हम बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन कहां से आई? यहां से आती है। ठीक है, अब यहां पे एक और बात है कि ये H+ भी कहां इकट्ठे हो रहे हैं? अपने थाइलाकोइड के ल्यूमन में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, पहले H+ कहां से इकट्ठे हुए थे? यहां से इकट्ठे हुए थे।
दूसरे H+ यहां से इकट्ठे हो रहे हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। यह भी एक बहुत जरूरी बात यहां हमारे पास आती है, ठीक है। और क्या है यहां काम की बात कि अपने पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर में अपने पास क्या बना, इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन कौन उठा लेगा, अब PS2 उठा लेगा, है ना। PS2 के जो इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे थे उसने यहां से क्या कर दिया, एक तरीके से अपने रिप्लेस करवा लिया, है ना। जो जा रहे थे वो यहां से पानी से वो लेता जा रहा है। ये प्रोसेस अपने को बेसिकली समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब एक और चीज पे यहां फोकस करो, मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं कि चीजें अच्छे से समझ आएंगी अपने को। ये पूरा अपने को समझ आ चुका है, ये मैं रब कर लेता हूं, ठीक है। अब बेसिकली थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या हो रहा है, थाइलाकोइड ल्यूमन में क्या हो रहा है, एक तो यहां से आए, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आए, और दूसरे कहां से आए, अपने फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आए। क्या आए, बहुत सारे H+, बहुत सारे H+ यानी बहुत सारे प्रोटॉन्स। अब बेसिकली हो क्या रहा है, थाइलाकोइड ल्यूमन के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स H+ अपने इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। अब बाहर का ये स्पेस कौन सा है अपना, तो याद करो थाइलाकोइड अपना कहां प्रेजेंट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये बाहर का स्पेस अपना क्या है, याद करो, स्ट्रोमा। ये बाहर का स्पेस अपना क्या है, स्ट्रोमा। थाइलाकोइड के बाहर क्या था, स्ट्रोमा ही तो था जो क्लोरोप्लास्ट के, ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या है, अपने थाइलाकोइड है, और थाइलाकोइड के बाहर जो स्पेस है वो स्ट्रोमा है अपना। बिल्कुल इतनी बातें सिंपल सी है, ठीक है। और एक बात देखो, दो चीजें तो यहां से देख ली, एक यहां से H+ इकट्ठे हो रहे हैं, एक यहां से इकट्ठे हो रहे हैं। और एक चीज देख ली, यहां पे जो ये H+ आए, यहां पे जो ये H+ यूज हो रहे हैं, ये कहां से उठाए जा रहे हैं, ये स्ट्रोमा से उठाए जा रहे हैं, है ना। मतलब तीनों चीज, मैंने 3 चीज बोली कि पहली ये वाली फोटोलिसिस वाली, और दूसरी चीज यहां से आ रहे हैं, और तीसरी चीज ये जो H+ बोल रहे हैं। तो तीनों चीज किस तरफ इशारा कर रही है कि थाइलाकोइड के ल्यूमन में जो H+ हैं वो स्ट्रोमा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, है ना। एक तो यहां से आ रहे हैं, एक यहां से आ रहे हैं, और यहां भी इसने क्या किए, स्ट्रोमा के कम कर दिए, है ना। मतलब क्या है, अंदर बहुत सारे H+ इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक तरीके का ये क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है कि अंदर बहुत सारे क्या है, H+ अपने इकट्ठे हो गए। मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं, चीजों को आसानी से समझेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, यहां थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या लगा होता है, अपना बुलंद दरवाजा लगा होता है, बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, एटीपी सिंथेज। इसको हम बोल देते हैं एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज नाम से ही पता लग रहा है, एटीपी सिंथेज मतलब ये एटीपी की सिंथेसिस करवाएगा। और यहां क्या थे, हमारे पास बहुत सारे H+ इकट्ठे हो चुके थे, बहुत सारे H+ इकट्ठे हो चुके थे, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, ये H+ क्या है, इस बुलंद दरवाजे से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, हैं। ये H+ इस बुलंद दरवाजे से, जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, इससे ये बाहर की तरफ जाएंगे। अब ये H+ जब बाहर की तरफ जाएंगे तो यहां क्या है, एटीपी की प्रोडक्शन होगी। यहां पे क्या है, अपनी एटीपी की प्रोडक्शन होगी, है ना। तो एनर्जी यहां भी अपने पास बन रही है ये तरीके से, और यहां बन रही है अपने इस तरीके से, एटीपी बन रहे हैं, अपने एनर्जी बन रही है। इतनी बातें क्लियर है। और एटीपी सिंथेज में भी अगर डिटेल में बात करो तो इसके भी 2 पोर्शन है। जो ये वाला होता है, इसको मान लो आप बोल दो F0, और ये वाला इसका मुंह है, इसको बोल देते हैं F1, F0 F1। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, एक और चीज मैं फिर से यहां रब कर लेता हूं, सारी चीजों को लिखने के लिए यहां रब कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो मेरी एक बात पे ध्यान देना कि हमने क्या किया, यहां पे एटीपी की फॉर्मेशन की, एटीपी की फॉर्मेशन की। तो एटीपी की जब फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। उसको हम बोलते हैं क्या, फॉस्फोराइलेशन। ये पहली बात। दूसरी बात, हमने एटीपी की फॉर्मेशन कैसे की, लाइट का यूज करके। हमने कैसे की, लाइट का यूज करके। तो लाइट को हम क्या बोल देते हैं, फोटो। लाइट के लिए वर्ड यूज होता है फोटो, ठीक है। अब तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, तीसरी बात देखो, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो यहां पे खत्म हो गया, है ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला PS2 से, वो ऐसे जाके यहां पे खत्म हो गया। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो घूम के वापस इसके पास नहीं पहुंच रहा। अब नहीं पहुंच रहा तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे नॉन साइक्लिक।
नॉन साइक्लिक, है ना, घूम के इसके पास पहुंच जाता तो क्या हो जाती, साइक्लिक हो जाती, तो ये हो जाएगी अपने पास नॉन साइक्लिक। तो पूरी प्रोसेस क्या बन गई है अपने पास, है ना, देखो ये नाम याद करते रहते हैं हम, बट असल में ये इसी से बने हुए हैं ऑटोमेटिकली। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये अपनी पूरी प्रोसेस बन गई, है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम के, वही ओरिजिनल जो यहां से निकला था वो इलेक्ट्रॉन घूम के यहां पे नहीं पहुंचता, वो यहां पे खत्म हो जाता है ना। और इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति हम कहां से कर रहे थे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से कर रहे थे, ठीक है। फोटो किस लिए आया, क्योंकि हमने लाइट का यूज किया, सनलाइट बेसिकली आ रही है ना, सूरज से अपने पास रोशनी आ रही है। फोस्फोराइलेशन मतलब हमने एटीपी की फॉर्मेशन की, उसके लिए वर्ड यूज होता है फोस्फोराइलेशन। एटीपी में क्या होता है अपने पास, फोस्फोरस होता है, तो यहां वो फोस्फोरस दिखाई दे रहा है ना, फोस्फो। इतनी बातें क्लियर हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये नॉन साइक्लिक है तो साइक्लिक क्या होती है, साइक्लिक क्या होती है और कैसे होती है, ये आपका सवाल अब होना चाहिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। देखो हम अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को बिल्कुल ही आसानी से समझ चुके हैं। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो उसको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको रिकॉल कराना चाहता हूं, कुछ बातें। क्या, देखो हमने कैसे देखा था कि ये अपना एक थाइलाकोइड है, ये एक और थाइलाकोइड, एक और थाइलाकोइड, और इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को हम बोल रहे थे क्या, ग्रेना बोल रहे थे, ठीक है। और ये कैसे हैं, ये अपने थाइलाकोइड ग्रेना में प्रेजेंट है, तो इनको हम ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, इनको हम ऐसे नेमिंग कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक और मान लो हम ग्रेना बना ले, ये मैं एक और ग्रेना बना लेता हूं, ये मैंने एक और ग्रेना बना ली, तो ये भी ग्रेना है, और ये सारे क्या है, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ठीक है। और ग्रेना को आपस में कौन जोड़ रहे थे, अपने आपस में कौन जोड़ रहे थे इनको, अपने स्ट्रोमल थाइलाकोइड, तो ये अपना हो जाएगा क्या, स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या बातें की थी कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, दो फोटो सिस्टम लगे होते हैं, दो फोटो सिस्टम, कौन सा, एक तो फोटो सिस्टम 2 होता है और एक फोटो सिस्टम 1 होता है। और हमने क्या बात की थी कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है, कौन सा, PS1 होता है सिर्फ, है ना, मतलब PS2 स्ट्रोमल थाइलाकोइड पे एब्सेंट है। ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में दोनों फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी होता है, फोटो सिस्टम 2 भी होता है, जबकि स्ट्रोमल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। इतनी हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको याद करवा दूं कि हमने अब्जॉर्प्शन पीक की बात की थी, हमने अब्जॉर्प्शन पीक के रिलेटेड बात की थी, किसमें, PS1 में भी की थी, हमने PS1 में भी ये बात की थी और PS2 में भी ये बात की थी। PS1 में हमने बात करी थी कि अब्जॉर्प्शन पीक अपनी कितनी होगी, 700 नैनोमीटर, और PS2 के लिए यही पीक कितनी थी, 680 नैनोमीटर। ये बात हम कर चुके हैं, बिल्कुल ही क्लियरली कर चुके हैं ना। हमने जब क्लोरोफिल ए देखा था, रिएक्शन सेंटर देखा था, उसकी अब्जॉर्प्शन पीक देखी थी, ठीक है। और इनका मतलब भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल 670 नैनोमीटर की लाइट आ जाती है, तो 670 इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब अपने दोनों काम करेंगे। दूसरा केस मैं बोल दूं, अगर अपने पास 730 नैनोमीटर आ जाए तो वो इससे भी ज्यादा हो गई, इससे भी ज्यादा हो गई, मतलब दोनों ही काम नहीं करेंगे। और मैं आपको बोल दूं, मान लो 695 नैनोमीटर की लाइट आ जाए तो 680 से ये ज्यादा हो गया, मतलब अपना PS2 जो है वो काम नहीं कर पाएगा, बट 700 से ये कम है, मतलब सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा। तो ये इसका हमने मतलब देखा था, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक बात यहां पे सोचनी चाहिए कि मैंने यहां पे आपको एक स्ट्रोमल थाइलाकोइड और ग्रेनल थाइलाकोइड ये वाली चीज बताई, ठीक है, और इसके साथ में मैं ये वाली चीज बता रहा हूं, तो कोई तो रीजन होगा, इनका रिलेशन क्या है, ये बात अपने को सोचनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना। देखो, अगर मैं बोल दूं कि अपने पास लाइट आती है 680 नैनोमीटर से ज्यादा, अपने पास अगर लाइट आई 680 नैनोमीटर से ज्यादा, बट वो लाइट किससे कम थी, 700 नैनोमीटर से कम थी, बट वो लाइट किससे, 700 नैनोमीटर से कम थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं
हूं इस कंडीशन में अपना सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा। 680 से ज्यादा हो जाएगी तो अपना PS2 जो है वो काम नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपना PS1 काम करेगा। ये तो अपनी पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बोल दूं हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमल थाइलाकोइड की बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करेगा, PS2 तो इसमें अब्सेंट होता है भाई साहब, है ना। तो मैंने क्या बोली, दो बातें बोली और दोनों बातें एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ PS1 से काम करवाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ PS1 से काम करवाना है, हमें PS2 का काम नहीं चाहिए, हमें PS2 का काम नहीं चाहिए। इसमें तो PS2 होता ही नहीं तो काम कहां से होगा। और इसमें हमने क्या किया, लाइट की कंडीशन रख दी कि PS2 काम नहीं कर पाएगा। तो ये बातें जिसको समझ आ गई उसको अपने आगे की प्रोसेस सारी समझ आ गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब देखो बातें कितनी आसान हो जाती हैं अपने लिए। अब देखते हैं बातें कितनी आसान हो चुकी हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ये अपना थाइलाकोइड है, ये अपना थाइलाकोइड है। और ये कैसा थाइलाकोइड है, क्या क्या इसमें काम करेगा, वो मैं आपको फिर से वो बातें बता देता हूं। बेसिकली हमें कंडीशन क्या क्रिएट करनी है, कि अपना सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ PS1 काम करना चाहिए। तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो ये थाइलाकोइड कौन सा होना चाहिए, स्ट्रोमल थाइलाकोइड होना चाहिए। और स्ट्रोमल थाइलाकोइड में हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ PS1 प्रेजेंट होता है ना। हम जो पहले यहां पे PS2 बना रहे थे वो स्ट्रोमल थाइलाकोइड में अब्सेंट होता है, ठीक है। या तो ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, अगर ये ग्रैनल थाइलाकोइड है, अगर ये ग्रैनल थाइलाकोइड भी है तो मान लो यहां पे अपना क्या होगा, यहां पे अपना होगा PS2 होगा, हाँ। और इसमें मैं कंडीशन क्या रख देता हूं अब कि यहां से जो लाइट आ रही थी उसकी मैं वेवलेंथ कितनी कर देता हूं, मोर देन 680 नैनोमीटर। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, अपना PS2 जो है, PS2 काम नहीं कर पाएगा। PS2 में क्या हो रहा था, यहां पे लाइट आ रही थी और ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन जा रहा था, फिर वो ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, है ना। तो PS2 अब क्या है, अपना काम नहीं कर पा रहा। तो दोनों कंडीशन अपने को समझ आती है, ठीक है। तो हम इस पूरे केस को क्या है, स्ट्रोमल थाइलाकोइड के हेल्प से ही समझ लेते हैं, ताकि अपना यहां समझाने में भीड़ भड़ाका ना हो ना, चीजें थोड़ी क्लियर रहेंगी। तो ये अपना क्या है, बेसिकली स्ट्रोमल थाइलाकोइड है, मतलब PS2 को क्या कर दो, गायब कर दो यहां से। सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पे हमने क्या बात की थी कि यहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें हमने 3 यहां पे इस तरीके से बनाए थे। अब 3 कंपाउंड अपने कौन से होंगे, पहला कौन सा था, अपना प्लास्टोक्यूनोन था, दूसरा अपना कौन सा था, साइटोक्रोम B6F, और तीसरा कौन सा था, अपना प्लास्टोसियानिन। ये तो पहले जैसी बातें चल रही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम बातें चल रही है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और ये अपना प्लास्टोसियानिन। और ये पूरी अपनी क्या बन चुकी है, अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन चुकी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बेसिकली क्या होगा, लाइट जो आएगी, लाइट इधर से भी तो आएगी, हर जगह से आएगी। तो लाइट जो आई वो किस पे स्ट्राइक करेगी, अपने PS1 पे स्ट्राइक करेगी। अब PS1 पे जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो क्या निकलेगा, इससे अपना निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, हम PS1 में बात कर चुके थे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, PS1 के केस में आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। और PS2 के केस में क्या था, याद कर लो एक बार, फियोफाइटिन था। और PS1 में आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, है ना, प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, ठीक है। अब कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्यूनोन के पास। फिर कहां जाएगा, आगे जाएगा, फिर कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, और फिर रिटर्न में किसके पास पहुंच जाएगा, अपना PS1 के पास पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो यहां पता चली कि जो इलेक्ट्रॉन निकला था वही घूम के PS1 के पास आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकला वही घूम के PS1 के पास आ रहा है। फिर से लाइट पड़ेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना, इस तरीके से। और अपहिल डाउनहिल कर ले तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ ऐसे गया तो अपहिल मूवमेंट, ऐसे नीचे की तरफ आया तो डाउनहिल मूवमेंट। एक भी चीज हम याद नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चीजें बन रही है, ठीक है। एक और बात यहां पे फोकस करो, एक और
बात यहां पे फोकस करो, हम क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अंदर की तरफ अपने क्या आएंगे, H+ आएंगे, अपने प्रोटॉन्स आएंगे। ये बात हमें यहां करनी पड़ेगी, ये बात हमें यहां करनी पड़ेगी, ठीक है। और हमने बात क्या की थी कि यहां पे एक बुलंद दरवाजा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं, एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो प्रोटॉन्स अंदर क्या है, यहां पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्रोटॉन अंदर क्या है, इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये प्रोटॉन इस बुलंद दरवाजे यानी एटीपी सिंथेज से बाहर जाएंगे, तो ये प्रोटॉन जब बाहर जाएंगे तो अपना क्या बनेगा, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा ध्यान देनी। देखो बेसिकली ये प्रोसेस अपनी क्या है, साइक्लिक वाली प्रोसेस है, साइक्लिक वाली प्रोसेस। अब देखो इस पूरी प्रोसेस का नामकरण कर लेते हैं। देखो नामकरण हमने कैसे किया था कि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या नाम में आ जाएगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। और नाम लिखने के लिए आप देख रहे हो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन की धज्जियां उड़ा दी है ना, फॉस्फोराइलेशन। और नाम में क्या आ जाएगा अपना, देखो लाइट का यूज हो रहा है, देखो ये सनलाइट का यूज हो रहा है तो उसके लिए आ जाएगा अपना फोटो, उसके लिए अपने आ जाएगा फोटो, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था वही सेम इलेक्ट्रॉन घूम के अपना फोटो सिस्टम को मिल रहा है, तो इसीलिए हो जाएगी क्या, साइक्लिक हो जाएगी। मतलब क्या होगी, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये तो हो गया अपना नामकरण, ये हो गया अपना नामकरण, ठीक है। और बातें मैं आपको अब डिफरेंस बताऊं कि अब डिफरेंस की थोड़ी बात कर लें। डिफरेंस किसका, अपना साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक, क्या मैं डिफरेंस बताने जा। अब देखो, अब नॉन साइक्लिक में ध्यान दो, नॉन साइक्लिक में ध्यान दो, अपना इस पोजीशन पे यहां पे क्या बन रहा था, अपना NADPH वाली एनर्जी बन रही थी। और ये एनर्जी कैसे बन रही थी, बेसिकली ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को खा के बन रही थी। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन को कोई खा नहीं सकता क्योंकि वो घूम के उसी के पास आ रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, साइक्लिक में अपना क्या है, ये NADPH जैसा कुछ भी नहीं बन रहा। तो नॉन साइक्लिक में एनर्जी कैसी बनी थी, एटीपी वाली भी बनी थी और NADPH वाली भी एनर्जी बनी थी। और साइक्लिक में कैसी बनी है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी वाली एनर्जी बनी है, ये NADPH वाली एनर्जी नहीं बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 स्टार लगा लो, 15 स्टार लगा लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात आपके सामने बोल रहा हूं। देखो नॉन साइक्लिक में यहां पे क्या हो रहा था, PS2 काम कर रहा था और यहां पे क्या हो रहा था, अपना फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रही थी। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर साइक्लिक में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही क्योंकि फोटो सिस्टम 2 यहां पे है ही नहीं या काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से अपने को क्या मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया कि नॉन साइक्लिक से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है और साइक्लिक में क्या है, अपने को ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि साइक्लिक में अपनी फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा और साइक्लिक के केस में हो रहा था। तो ये बहुत बड़े डिफरेंस हमने देख लिए, ठीक है। सिंपल सी बातें, मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं। देखो अब हम समरी कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, ठीक है। हम कैसे कैसे देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे थाइलाकोइड होता है और थाइलाकोइड के अंदर के स्पेस को हम ल्यूमन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और यहां पे अपने फोटो सिस्टम लगे होते हैं, है ना। और यहां से क्या है, अपनी लाइट आती है, बेसिकली सनलाइट, और ये इन पे फोटो सिस्टम पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। मतलब क्या है, लाइट का गहरा संबंध है, लाइट का यहां गहरा संबंध है, सिंपल सी बात है। और हमने क्या देखा, हमने देखा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद हमने देखी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इतनी बातें हमने देखी, ठीक है। अब आप देख लो, नॉन साइक्लिक हो चाहे साइक्लिक हो, दोनों का लेना देना किसके साथ है, लाइट के साथ है, लाइट के साथ है, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इनको नॉन साइक्लिक, साइक्लिक ये जो भी हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, लाइट रिएक्शन इनको हम बोल देते हैं, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और एक बात यहां आपको बताने जा रहा हूं कि जो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, नॉन साइक्लिक है, इसी का दूसरा नाम, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जेड स्कीम बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन बिल्कुल क्लियर है, जेड स्कीम बिल्कुल क्लियर है। तो इस वीडियो में हम अपनी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और लाइट रिएक्शन से बेसिकली हमने किया क्या है, चाहे वो नॉन साइक्लिक हो चाहे वो साइक्लिक हो, हमने अपनी क्या बनाई है, एनर्जी बनाई है,
हमने अपनी एनर्जी बनाई है और फाइनली अपना लक्ष्य, अपना टारगेट क्या है, अपने को फूड बनाना है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हमने एनर्जी बना ली और इसके नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी से क्या बना लेंगे, फूड बना लेंगे। किसमें, अपनी डार्क रिएक्शन में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल सिंपल सी अपने को समझ आती हैं। ठीक है, और ये तो क्लियर है ना कि एनर्जी कैसे कैसे बनाई। नॉन साइक्लिक में हमने, नॉन साइक्लिक में एटीपी वाली भी बनाई और एनएडीपीएच वाली बनाई, और साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी बन रहा था, एनएडीपीएच वाली नहीं बन रही थी। इतनी बातें क्लियर हैं। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर में जो भी अभी तक कर चुके हैं उस पे एक बार रोशनी डाल लेते हैं। ठीक है, अब रोशनी कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो एक जनरल नॉलेज की बात तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। और प्लांट्स में भी बात करें तो किसके अंदर, प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, उसके अंदर अपनी फोटोसिंथेसिस होती है ना। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट बेसिकली कर क्या रहा है, प्लांट बेसिकली कर क्या रहा है, अपना खाना बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। और किसका यूज करके हम बोल सकते हैं, सनलाइट का यूज करके। किसका यूज करके, सनलाइट का यूज करके। तो प्लांट क्या कर रहा है, लाइट का यूज करके अपना फूड बना रहा है। ठीक है, पर ये ऐसे डायरेक्ट ऐसे फूड नहीं बनता है। बीच में क्या बनाना पड़ता है, प्लांट को बीच में एनर्जी प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, बीच में एनर्जी बनानी पड़ती है ना। तो बेसिकली पूरी फोटोसिंथेसिस अपनी क्या बोलती है कि प्लांट, कोई भी प्लांट इस लीफ के अंदर है ना, इस पत्ती के अंदर क्या करेगा, इस लाइट का यूज करके पहले क्या बनाएगा, अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाएगा और फिर क्या बनाएगा, अपना फूड बनाएगा, है ना। एनर्जी प्रोडक्ट्स जैसे हम बोल सकते हैं कि अपना एटीपी हो गया या अपना एनएडीपीएच हो गया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने रिएक्शंस का नाम दिया था कि जो रिएक्शन, एक तो ये रिएक्शन हो गई, एक ये वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन डायरेक्ट लाइट से कनेक्टेड है वो हो जाएगी अपनी लाइट रिएक्शन हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी अपनी डार्क रिएक्शन हो जाएगी। डार्क रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन। डार्क क्यों है, क्योंकि ये लाइट से बहुत दूरी पर है। सिंपल सा लॉजिक है, लाइट के पास है, लाइट से डायरेक्टली क्या है, एसोसिएटेड है, और ये इसलिए लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन हम अपनी अच्छे से पढ़ चुके हैं ना, अपनी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्या, अपना डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एनर्जी प्रोडक्ट्स का यूज करके, देखो लाइट रिएक्शन में हम एनर्जी बना चुके थे ना, एटीपी बना चुके थे, एनएडीपीएच बना चुके थे। अब हमें क्या करना है, एटीपी एनएडीपीएच है ना, इसका एनर्जी का यूज करके हमें फूड चाहिए। फूड भी फॉर एग्जांपल मान लो मैं ग्लूकोज बोल दूं आपको, तो ग्लूकोज में क्या हो गए, 6 कार्बन होते हैं, हमारे पास 6 कार्बन होते हैं ना। इसको याद रखेंगे कि 6 कार्बन का हमें क्या अपना फूड बनाना है। ठीक है, इतनी बेसिक सी अपना फंडा क्लियर है। मैं बार बार चीजें इसीलिए रिपीट करता हूं कि बिल्कुल बेसिक से हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। इतनी बातें क्लियर हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखो अपना स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करने से पहले और मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं कि हमने क्या किया था, हमने एक ऐसे पेड़ की पत्ती देखी थी, हमने ऐसे पेड़ की पत्ती देखी थी, और पेड़ की पत्ती के अंदर अपना क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। ये अपना क्या था, क्लोरोप्लास्ट। ये अपना क्या था, क्लोरोप्लास्ट था। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट था। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने देखा था क्या होते हैं, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ग्रैना में होते हैं, है ना। ये एक और ग्रैना मैं ऐसे बना लेता हूं, एक और ग्रैना मैं आपको बना लेता हूं। ये अपने ग्रैनल थाइलाकोइड है और ये अपना पूरा ग्रैना है। और ग्रैनल थाइलाकोइड जुड़े हुए हैं किससे, स्ट्रोमल थाइलाकोइड की हेल्प से, स्ट्रोमल थाइलाकोइड की हेल्प से। ठीक है, ये हमने बात की थी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थाइलाकोइड से अपने। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड के अलावा जो स्पेस बच गया वो अपना था स्ट्रोमा, है ना। अब मेरी बातों पे ध्यान देना, इसको स्किप मत करना कि ये तो हम कर चुके हैं, ये तो स्किप कर दे, स्किप मत करना, मेरी बातों पे ध्यान देना। देखो अब देखो जो लाइट, अब अपने पास 2 रिएक्शन है, कौन सी है, एक लाइट रिएक्शन है, एक अपने पास क्या है, डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था, लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगे होते हैं, फोटो सिस्टम लगे होते हैं ना। थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे चीजें हो रही थी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, है ना। अब हमें लोकेशन देख रहे हैं कि लाइट रिएक्शन कहां हुई थी, अपनी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे हुई थी। ठीक है, और डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन अपनी कहां होगी, स्ट्रोमा में होगी। इस बात पे 5 स्टार 10 स्टार
स्टार 20 स्टार लगा लो। लाइट रिएक्शन कहां हुई? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। और डार्क रिएक्शन अपनी कहां होगी? स्ट्रोमा में होगी, स्ट्रोमा में, है ना। बेसिकली स्ट्रोमा में अपनी ये डार्क रिएक्शन हो रही है। ठीक है, करना क्या है? एनर्जी का यूज करके अपने को फूड बनाना है, फूड बनाना है। ठीक है, अब देखो, अब हमें करनी है डार्क रिएक्शन की बात। अब हमें करनी है किसकी बात? डार्क रिएक्शन की बात। ठीक है, जो मैं आपको फ्लो बता रहा हूं ना, उस फ्लो को समझना, उसका रीजन समझना। ठीक है, अब देखो डार्क रिएक्शन में क्या है? डार्क रिएक्शन में क्या है? प्लांट्स को आप क्या करो? 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। प्लांट्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक हमारे पास होते हैं C3 प्लांट्स, एक हमारे पास होते हैं C4 प्लांट्स, एक हमारे पास होते हैं क्या? कैम प्लांट्स। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप के प्लांट यहां पे आगे, एक C3 प्लांट्स, एक C4 प्लांट्स और एक हमारे पास आगे कैम प्लांट्स। ये डार्क रिएक्शन में हमने डिवीजन कर दिया ना। लाइट तक ऐसी कोई डिवीजन हमने नहीं की थी। ठीक है, और जो मैक्सिमम अपने प्लांट्स होते हैं ना दुनिया में, मैक्सिमम वो कौन से होते हैं? C3 होते हैं। C4 कम होते हैं और कैम वाले तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम। अब सिंपल सी बात है, एक लॉजिकल बात है कि C3 प्लांट्स होंगे वो डार्क रिएक्शन में क्या शो करेंगे? अपनी C3 साइकिल शो करेंगे, है ना। C3 साइकिल शो करेंगे। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बहुत फेमस है, बहुत फेमस, 50 स्टार लगा लो। क्या होता है? केल्विन साइकिल इसका नाम होता है। और C4 प्लांट्स क्या शो करेंगे? C4 साइकिल शो करेंगे। C4 है तो C4 ही शो करेंगे। और कैम प्लांट्स क्या करेंगे? अपना कैम पाथवे शो करेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। कैम के बारे में कुछ नहीं है, बस 2 लाइनें ही आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ खास नहीं दिया, है ना। मेन अपने कौन से बनते हैं? C3 और C4। इनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, C3 और C4। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे कि C3 और C4 प्लांट्स में फर्क क्या होता है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि C3 प्लांट्स में, है ना। ये मैं इधर लिख लेता हूं अपने C3 प्लांट्स और इधर लिख लेता हूं अपने C4 प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में फर्क क्या होता है। ठीक है, देखो बेसिकली फर्क क्या है? C3 प्लांट्स की लीव्स में, C3 प्लांट्स की लीव्स में सिर्फ एक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक टाइप की। और C4 प्लांट्स की बात करें तो इसकी लीव्स में क्या है? 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। इसकी लीव्स में 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है ना। एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना। बीच में इनका ये ऐसे दरवाजा लगे होते हैं। दरवाजे में क्या होता है ये बाद में बात करेंगे। हमने क्या बात की कि C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की सेल प्रेजेंट है, जबकि C4 प्लांट में 2 टाइप की सेल हमारे पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक टाइप की सेल कौन सी है? एक टाइप की सेल कौन सी है? मीजोफिल सेल। ये अपनी कौन सी है? मीजोफिल सेल। ये होती है अपनी C3 प्लांट में। और C4 प्लांट की बात करें तो मीजोफिल सेल तो होगी, है ना। मीजोफिल सेल तो इसमें भी होगी। मैं लिख देता हूं यहां पे मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल तो होगी ही होगी। और उसके साथ इसमें क्या प्रेजेंट होती है? अपनी बंडल शीथ सेल। कौन सी? बंडल शीथ सेल। तो ये हो गई इसमें 2 टाइप की सेल। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, बहुत जरूरी बात है कि C3 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स के अंदर एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? RUBP। RUBP, है ना। या इसकी फुल फॉर्म आप बोल लो तो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये होता है अपना C3 प्लांट्स की मीजोफिल सेल में। मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी बातें हैं। अगर ये समझ आ गई तो चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं आपका, है ना। मीजोफिल सेल में ये प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि ये अपना 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब इसी के साथ RUBP के साथ एक एंजाइम इसके साथ ही रिलेटेड होता है। कौन सा एंजाइम? अपना रुबिस्को। कौन सा एंजाइम होगा? अपना रुबिस्को एंजाइम इसमें होता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अब इधर बात करें C4 प्लांट्स में, तो C4 प्लांट्स की मीजोफिल सेल में क्या होगा? एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। 3 कार्बन का कंपाउंड। मैंने क्या बोला? 3 कार्बन का कंपाउंड। क्या? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट पेप, है ना। फिर से बोल रहा हूं, ये बातें अगर समझ आ गई तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नाम से ही, जैसे ये नाम से ही कवर हो रहा था RUBP और रुबिस्को एंजाइम है, तो इसके साथ एंजाइम कौन सा होगा अपने पास? पेप्केज है।
इसके साथ एंजाइम कौन सा होगा, अपना पेप्केज। इतनी बातें समझ आ गई, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल में क्या होता है, तो बंडल शीथ सेल में बिल्कुल सेम इस तरीके से जैसे C3 प्लांट्स की मेसोफिल सेल में था, क्या होगा अपने पास RUBP होगा। क्या होगा अपने पास RUBP होगा, जो कि क्या है, एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। और एंजाइम की बात करें तो जहां RUBP होगा वहां क्या होगा, अपना रुबिस्को होगा। वहां क्या होगा, अपना रुबिस्को होगा। इतनी बातें बिल्कुल ही अपने को क्लियर हो रही है C3 की और C4 की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये बार बार रिपीट करता हूं, ये समझ आ गया तो सारा खेल ही खत्म है। C3 प्लांट्स में सिर्फ एक टाइप की सेल, कौन सी, मेसोफिल सेल। C4 प्लांट्स में अपने पास 2 टाइप की सेल होती है, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, ठीक है। अब मेसोफिल सेल के अंदर एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं RUBP, यानी राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट, और इसके साथ एंजाइम कौन सा होगा, अपना रुबिस्को। को नाम से ही क्लियर हो रहा है ना। और इधर मेसोफिल सेल्स की बात करें तो इसमें तीन कार्बन का कंपाउंड होगा जिसका नाम होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट पेप, है ना। और उसके एंजाइम कौन सा होगा, नाम से ही कवर हो रहा है, पेपकेज, है ना। और इधर बंडल शीथ सेल की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर इसकी तरह कॉपी पेस्ट कर दो कि RUBP 5 कार्बन का कंपाउंड होगा और क्या होगा अपने पास एंजाइम रुबिस्को होगा। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हमें आगे बात करनी पड़ेगी। देखो यहां पे मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूं ताकि हम कंफ्यूजन से एकदम दूर रहें। देखो हमने क्या बात की, अपने पास C3 प्लांट्स होते हैं, अपने पास C4 प्लांट्स होते हैं, और हमने क्या बात की कि C3 प्लांट्स में सिर्फ एक टाइप की सेल होती है, मेसोफिल सेल्स, और C4 प्लांट्स में अपने पास मेसोफिल सेल्स भी है और क्या है, बंडल शीथ सेल्स भी है, ठीक है। अब ये हमने बात की, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप इसी बात को याद रखना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। पर वैसे अगर इन जनरल अगर ज्यादा नॉलेज की बात, ज्यादा ज्ञान की बातें की जाएं तो क्या है, बंडल शीथ सेल जो होती है ना वो अपनी C3 में भी होती है, C3 में भी होता है। पर फिर से मैं बोल रहा हूं, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में अपने को कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, कि C3 में अपने को याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल, और C4 प्लांट में क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब मेसोफिल सेल्स भी होंगी और बंडल शीथ भी होंगी, है ना। ज्यादा ज्ञानी बनोगे तो क्या है, मार खा जाओगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही है यहां पे। अब देखो कुछ और जरूरी बातें जो अपनी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हैं, ठीक है। देखो हमने अभी अभी क्या देखा कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में देखा, है ना। C3 प्लांट्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने पास मेसोफिल सेल्स होती हैं, और C4 प्लांट्स में अपने पास मेसोफिल सेल्स भी होती हैं और क्या है, बंडल शीथ सेल होती हैं, ठीक है। अब मेसोफिल सेल तो देखो जगह जगह पिटती फिर रही है, C3 प्लांट्स में भरी पड़ी है, यहां भी भरी पड़ी है, बट यहां पे खास बात क्या है, बंडल शीथ सेल में खास नाम भी देखो थोड़ा खास नहीं लग रहा, नाम देखो कितना खतरनाक है, बंडल शीथ सेल, है ना। तो बंडल शीथ सेल के बारे में अपनी एनसीईआरटी में कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब उन कुछ कुछ बातों को हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले मैं नाम लिख लेता हूं इनका। देखो अपने पास नाम क्या है, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि इनका नाम ये क्यों होता है ना। सिंपल सी बात है, मान लो इस चैप्टर का नाम अपने का क्या है, फोटोसिंथेसिस है, तो उसका कोई तो मतलब होता है ना, वो मैंने मतलब बताया था। तो इनका ये नाम होता है तो कोई तो रीजन होता होगा भाई, ये बंडल कहां से आया, ये शीथ कहां से आया, है ना। सेल तो सेल ही होती है, वो तो सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक रफ डायग्राम की हेल्प से बताने जा रहा हूं, एक रफ डायग्राम बताऊंगा जिससे अपनी एनसीईआरटी की सारी लाइंस अपनी क्या है 1 मिनट में कवर हो जाएगी। देखो आपके सामने मैं एक रफ डायग्राम बनाने जा रहा हूं। देखो ये मान लो अपना क्या है, वेस्कुलर बंडल है। ये प्लांट्स में क्या होता है अपना, मान लो ये अपना है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल के अराउंड मतलब इसको कवर करती हुई, इसके अराउंड शीथ बनाती हुई कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये बिल्कुल मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं चीजों को याद करने के लिए कि सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे ना। मैंने क्या बोला, वेस्कुलर बंडल को
शीथ करती हुई, कवर करती हुई सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि इन सेल्स का क्या है, नामकरण करके बताओ, तो नाम क्या हो गया? देखो, बंडल के अराउंड है तो बंडल आ गया, और क्या कर रही है, कवर कर रही है, मतलब एक शीथ बना रही है तो शीथ आ गया, और क्या होती है, सेल्स होती हैं, तो सेल्स आ गया, तो क्या बन गई, अपनी बंडल शीथ सेल्स अपने पास बन के तैयार है। इतनी बातें बिल्कुल ही अपने पास क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, मैंने जो भी अभी बताया कि वेस्कुलर बंडल के अराउंड ये ऐसे शीथ बनाती हैं, तो एक तरीके से स्पेशल एनाटॉमी बन जाती है ना। क्या है, C4 प्लांट्स में बंडल शीथ सेल्स की वजह से एक खास एनाटॉमी हमारे पास बन जाती है लीव्स में, और उसको हम क्या बोलते हैं, अपनी क्रांज एनाटॉमी। क्रांज एनाटॉमी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस बात को याद रखेंगे कि क्रांज एनाटॉमी का रिलेशन किससे है, अपना C4 प्लांट्स के साथ है और बंडल शीथ सेल्स के साथ है। ये बात अपने याद रखेंगे, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्रांज एनाटॉमी, ये भी बात हमने देख ली। और क्या बातें हमें यहां देखनी पड़ेंगी कि बंडल शीथ के सेल में, बंडल शीथ जो सेल होती हैं उनमें क्या है, अपना क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनमें क्या है, जो अपने क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। ये हुई अपनी पहली बात। दूसरी बात क्या है, बंडल शीथ सेल की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो थिक वॉल्स होती हैं। अब थिक वॉल है, मोटी दीवारें हैं, तो सीधी सी बात है, जो गैस का एक्सचेंज है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैं एनसीईआरटी की लाइंस आपको बताने जा रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा होता है और इसकी दीवारें जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो थिक वॉल होने की वजह से जो गैस का ट्रांसपोर्ट है, गैसियस एक्सचेंज है, वो इनमें क्या है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं कि इनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस है ना। देखो, मान लो ये सेल्स हैं, ये मान लो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इनमें क्या है, अपना इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एक तरीके से अब्सेंट होता है ना। देखो, बिल्कुल पास है, तो इंटरसेलुलर मतलब सेल के बीच का जो स्पेस है वो अब्सेंट होता है। मैंने यहां पे आपको 3 पॉइंट बताए, एक तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर हाई है, और क्या है, इनकी वॉल्स थिक है, तो गैसियस एक्सचेंज में मुश्किल है, और क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। ये पॉइंट बताए। और हमने क्या बात की थी, और हमने एक बात की थी किसके बारे में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसके बारे में बात की थी हमने, क्रांज एनाटॉमी की बात की थी, बहुत जरूरी बातें अपनी सारी कवर जो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारी बातें किसकी हैं, अपनी ये एनसीईआरटी की बातें बोलने जा रहा हूं। अब देखो, C4 प्लांट्स के आप है ना कुछ एग्जांपल भी याद कर लेना है ना, एनसीईआरटी में भी अपने 2-3 लिखे हुए हैं ना, कौन से, जैसे एक मेज याद कर लेना कि अपना मेज जो है वो है C4 प्लांट्स है, और क्या है, अपना एक शोरगम याद रख लेना, शोरगम भी क्या है, अपना C4 प्लांट है। एक आप मेन क्या है, शुगर केन याद रख लेना। ये तो हो गए 2-3 अपने इंपॉर्टेंट वाले हो गए कि बिल्कुल हाईलाइट वाले, मेज हो गया, शोरगम हो गया, शुगर केन हो गया, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। इतनी बातें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, अपनी C3 साइकिल, और उसके बाद हम करेंगे C4 साइकिल। और इनके दूसरे नाम मैं आपको बता देता हूं कि C3 साइकिल का ही दूसरा नाम क्या होता है, केल्विन साइकिल होता है, केल्विन साइकिल। और C4 साइकिल का ही दूसरा नाम क्या होता है, H एंड स्लैक पाथवे। इसी का दूसरा नाम क्या है, H एंड स्लैक पाथवे। ये दूसरा नाम भी आपको कंफ्यूज कर देता है ना, एक बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे, ये इनका दूसरा नाम है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब करते हैं हम अपनी C3 साइकिल, फिर करेंगे आप अपनी C4 साइकिल। अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी C3 साइकिल के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, C3 साइकिल के बारे में, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, अपना केल्विन साइकिल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, केल्विन साइकिल। एक एक बात बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा, सारी चीजें याद करके जाएंगे इसी वीडियो से, ठीक है। और देखो, अब C3 प्लांट्स में मैंने क्या आपको बताया था कि C3 प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं, तो लीव्स के अंदर सिर्फ एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी, अपने पास मिजोफिल सेल्स।
सिर्फ एक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी? मेसोफिल सेल्स, है ना। और C4 प्लांट्स में हमने क्या बात की थी कि दो टाइप की सेल्स होती हैं लीव्स के अंदर, एक तो होती है मेसोफिल सेल्स और दूसरी हमने क्या बात की थी अपनी बंडल शीथ सेल। बट C3 प्लांट्स में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, है ना। वैसे पहले भी मैंने बताई थी, फिर से यहां देख लो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है अपना, C3 प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है अपना, RUBP, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। इतना अपना क्लियर है ना। RUBP मतलब राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, है ना। तो बेसिकली हम जो C3 साइकिल अपनी पढ़ेंगे ना, वो हम इससे स्टार्ट करेंगे, RUBP। और इसका फंक्शन क्या है ये हम देख लेंगे ना, इसका काम असल में ये क्या करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात की थी कि अपने पास क्या होगा मेसोफिल सेल्स में क्या होगा, अपने पास होगा RUBP, है ना। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, राइबुलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, ठीक है। अब यहां एक बात नोट करो कि जो ये अपना RUBP है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड अपना होता है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, इतनी बातें बिल्कुल ही अपनी क्लियर हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां अपना बाहर क्या है, एनवायरमेंट है, यहां अपना बाहर पूरा क्या है, एनवायरमेंट है। और एनवायरमेंट में क्या होती है, बहुत सारी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन तो रिलीज करते ही है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। और क्या है अपना, कितना सारा देखो, कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ियां चल रही है, तो एनवायरमेंट में बहुत सारी अपने पास CO2 है, एनवायरमेंट में अपने पास बहुत सारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिल जाएगी, इस RUBP के साथ यहां अपने पास मिल जाएगी, है ना। ये इसके साथ मिल गई। अब यहां ध्यान देने लायक बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन कितने थे, 1 कार्बन था, और यहां कितने थे अपने पास, 5 कार्बन थे। तो जाहिर सी बात है 5 कार्बन और 1 कार्बन जुड़ के यहां कितने पहुंच चुके अपने पास, 6 कार्बन, 6 कार्बन यहां पे अपने पास हो चुके हैं। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब यहां क्या बनेगा, अपना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहां जो कंपाउंड इनसे मिलके जो बनेगा वो होगा अपना 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब देखो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में अगर आपसे पूछ ले कि कितने कार्बन होंगे, तो आप क्या बोल दोगे, 6 कार्बन होंगे। और ये हो जाएगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, है ना। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कितने कार्बन होते हैं हमारे पास, मैं रेड कलर से लिखूंगा यहां, कितने कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि यहां तो अपने पास 6 कार्बन होने चाहिए, तो 3 कैसे हैं, तो जाहिर से बात है भाई 3 फॉस्फोग्लिसरेट के हमारे पास 2 कंपाउंड बनते हैं ना। अब 2 बनेंगे तो एक में 3 कार्बन, तो 2 में कितने हो जाएंगे अपने पास, 6 कार्बन हो जाएंगे। अपना बैलेंस अब बन चुका है, ठीक है। एक और बात मैं यहां पे जरूरी आपको मैं बता दूं कि इस प्रोसेस में आपका क्या हुआ है, CO2 की फिक्सेशन हुई है। इस प्रोसेस में क्या हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की फिक्सेशन हुई है। इसीलिए इस स्टेप को हम क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलेशन बोल देंगे। इसीलिए इस स्टेप को क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलेशन। एक एक बात का लॉजिक समझेंगे फिर याद करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रटने लग गए। एक एक बात का लॉजिक समझ आ रहा है ना। कार्बोक्सिलेशन क्यों है, कौन की, कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें फिक्सेशन हो रही है, CO2 फिक्सेशन हो रही है, ठीक है। अब यहां पे एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा कि C3 साइकिल में, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, C3 साइकिल पढ़ रहे हैं। C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साथ जुड़ी है, वो कैसा कंपाउंड है, अपना 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड। ये भी एक बहुत सुपर हिट क्वेश्चन अपना बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हो जाएगी, अपने पास रिडक्शन हो जाएगी। इस फॉस्फोग्लिसरेट में अपने पास क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। और यहां क्या बन जाएगा, अपना ट्रायोज फॉस्फेट। यहां क्या बन जाएगा, अपना ट्रायोज
ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। और ट्रायोज फॉस्फेट बिल्कुल सेम इसके तरीके से क्या है, अपना 3 कार्बन का कंपाउंड है। और कितने बनेंगे, टोटल 2 बनेंगे, है ना। तो 2 गुना 3 कितने हो गए, इसमें भी अपने 6 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, 6 कार्बन यहां पे अपने चल रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस हो रहा है ना। और ये अपना स्टेप क्या हो गया, अपना रिडक्शन हो गया। ये क्या था, अपना कार्बोक्सिलेशन था। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब यहां अपने पास टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 कार्बन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इन 6 कार्बन में से, इन 6 कार्बन में से क्या होगा, एक कार्बन यहां निकल जाएगा, एक कार्बन यहां निकल जाएगा, ठीक है। एक कार्बन यहां निकल जाएगा। अब इस कार्बन का हम क्या करेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा, बस इतना याद रखो। यहां एक कार्बन निकल गया तो यहां कितने बच गए अपने पास, सिर्फ और सिर्फ 5 कार्बन बच गए। सिर्फ और सिर्फ यहां कितने बच गए अपने पास, 5 कार्बन बच गए। और ये देखो कितना का अपने पास 5 कार्बन का है। तो यहां से ये चीज क्या है, रीजनरेट होके फिर से अपना 5 कार्बन का क्या बना देगी, RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। अब देखो इस स्टेप में अपना क्या है, जो RUBP है वो रीजनरेट हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, रीजनरेशन बोल देते हैं, रीजनरेशन। तीनों स्टेप बिल्कुल क्लियर है। कार्बोक्सिलेशन क्यों है, CO2 की फिक्सेशन हुई, ये अपना रिडक्शन, और यहां अपना RUBP क्या है, रीजनरेट हो रहा है, इसीलिए प्रोसेस को बोल दिया रीजनरेशन। और कार्बन का बैलेंस बिल्कुल क्लियर है, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन में एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ गया तो 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन से हमने क्या किया, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना लिए। और फिर से हमने क्या किया, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना लिए। अब इस टोटल में क्या है, हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन से हमने क्या किया, 1 कार्बन को निकाल लिया और 5 कार्बन फिर से रीजनरेट होके, रीजनरेशन करके अपना RUBP बन चुका है, ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि इस प्लांट ने इस एक कार्बन को क्यों अलग निकाल लिया, है ना। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। ये सारी प्रोसेस, ये सारी चीजें जो भी प्लांट कर रहा है, किस लिए कर रहा है, फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। और खाना मान लो अपना वो ग्लूकोज बनाना चाहता है। अब ग्लूकोज में हमें पता है क्या है, 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन उस ग्लूकोज को बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है और इसने निकाला कितना है, सिर्फ एक साइकिल में कितना निकाला, सिर्फ 1 कार्बन निकाला। तो जाहिर सी बात है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये साइकिल हमें 6 टाइम्स, 6 बार रिपीट करनी पड़ेगी, है ना। एक साइकिल में 1 कार्बन निकला तो 6 कार्बन 6 बार में निकलेंगे। तो ये साइकिल ऐसे 6 बार घूमेगी, जब जाके अपना एक ग्लूकोज मिल रहा है हमें। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी की, कि कहां एनर्जी का लेना देना है। देखो कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में एनर्जी का कोई भी लेना देना नहीं है, और रिडक्शन वाले स्टेप में आपको एनर्जी का लेना देना याद रखना है। आपको एनर्जी का लेना देना याद रखना क्या है, अपने 2 ATP इसमें खर्च होते हैं, और क्या है, 2 NADPH, ठीक है। अब मेरी बातें याद करो, हमने लाइट रिएक्शन में क्या की थी, अपनी एनर्जी बनाई थी। लाइट रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे, वो अपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो फॉस्फोराइलेशन की थी, वो किस लिए की थी, एनर्जी बनाने के लिए। अब उसी एनर्जी का हम यूज किस लिए कर रहे हैं, अपना फूड बनाने के लिए कर रहे हैं ना। सारा लॉजिक अपने को समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहां तो ये एनर्जी का लेना देना। अब बात करते हैं रीजनरेशन वाले स्टेप में, तो यहां एनर्जी का क्या लेना देना होगा, यहां एनर्जी का लेना देना है अपने पास क्या है, 1 ATP खर्च हो रहा है, 1 ATP, ठीक है। अब पूरी केल्विन साइकिल की अगर बात कर ले तो टोटल अपने पास क्या आएंगे, कि 3 ATP खर्च हो रहे हैं। 3 ATP, 2 तो यहां हो गए, 1 यहां हो गया, और क्या है, 2 NADPH। ये एनर्जी का खर्चा इस पूरी साइकिल में हो रहा है, ये एनर्जी का खर्चा।
ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान दो, ये अपना एक साइकिल में खर्चा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च होगी, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 बार ये साइकिल घुमानी पड़ेगी। सिंपली क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो, इसको भी आप क्या कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एटीपी अपने कितने आ जाएंगे, एटीपी अपने आ जाएंगे 18 एटीपी, और एनएडीपीएच अपने कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, है ना। तो ये हो गया अपना एक ग्लूकोज के लिए आंसर हो गया कि 6 बार साइकिल घूमेंगी तो 18 एटीपी का खर्चा होगा और 12 एनएडीपीएच का खर्चा होगा। ठीक है, केल्विन साइकिल आपकी पैक हो चुकी है, बिल्कुल साथ की साथ चीजें याद हो चुकी हैं। इसमें इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। ये हमने क्या की है, अपनी C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल बोलो, ये अपनी पैक हो चुकी है। ठीक है, अब देखो केल्विन साइकिल में ही एक बात मैं जानबूझ के अलग से बताने जा रहा हूं, है ना। क्यों बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है और उसमें आप कंफ्यूजन कर दोगे, इसलिए अलग से बताने जा रहा हूं। देखो हमने बेसिकली किया क्या था, यहां हमारे पास क्या था, RUBP था, RUBP था। फिर हमने क्या किया था, RUBP में हमने क्या किया था, यहां हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पे हमने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, और इस स्टेप को हमने क्या बोला था, कार्बोक्सिलेशन बोला था। अब यहां एक बात पे 5 स्टार, 10 स्टार, 50 स्टार लगा लो कि इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रुबिस्को, उसको हम बोलते हैं रुबिस्को बोलते हैं। ठीक है, और तो आप गड़बड़ क्या करोगे, आप RUBP और रुबिस्को को क्या कर दोगे, इंटरमिक्स कर दोगे, है ना। तो यहां पे बातें समझना, जो RUBP है वो अपना 5 कार्बन का कंपाउंड है और रुबिस्को क्या है, अपना एक एंजाइम है, रुबिस्को अपना एक एंजाइम है। और इनके दोनों की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से बता चुका हूं, इतनी बातें क्लियर है। कार्बोक्सीजिनेज में कौन सा एंजाइम अपना यूज आता है, रुबिस्को यूज आता है ना, इसे रिलेट ही हो रहा है तो इसमें कंफ्यूजन मत करना, है ना। ये एक एंजाइम है, इतनी बातें क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी C4 साइकिल की तरफ। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, C4 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल हम बिल्कुल आसानी से अपनी समझ चुके हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल में हमने बात की थी कि C4 साइकिल के लीव्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, 2 टाइप की सेल्स। एक तो कौन सी होती है अपनी, जो अपनी C3 में भी होती थी, कौन सी, मीजोफिल सेल्स, और दूसरी कौन सी होती है इसमें, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। देखो मैं चीजें बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं कि आपको हमेशा के लिए वो बिल्कुल पैक हो जाए। ठीक है, कौन सी होंगी, बंडल शीथ सेल्स, ये 2 टाइप की सेल होती है। देखो अभी अभी हमने बात की थी कि C4 प्लांट्स में 2 टाइप की सेल होती है। ठीक है, तो ये वो 2 टाइप की सेल है, कौन सी, एक तो ये हो गई अपनी, और दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी वाली अपनी ये हो गई। ठीक है, 2 टाइप की सेल है और दोनों टाइप की सेल में बीच में क्या है, अपने गेट लगे हुए। बेसिकली कैसे है, एक अपना इधर आने का गेट है, फिर एक इधर अपना जाने का गेट है। अब क्या आएगा क्या जाएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि अपने पास 2 टाइप की सेल हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं। ये अपनी कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल्स है, ये अपनी है कौन सी, मीजोफिल सेल, ये अपनी मीजोफिल सेल। और दूसरे टाइप की अपनी कौन सी थी, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। ठीक है, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, मीजोफिल सेल्स के अंदर अपना क्या होता है, अपना फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और फोस्फोइनोल पाइरुवेट कितने कार्बन का कंपाउंड है, अपना 3 कार्बन का कंपाउंड है। और इधर अपना बंडल शीथ सेल में क्या होता है, जैसे जैसे उसमें प्रेजेंट था ना, अपना C3 प्लांट्स में प्रेजेंट था, वैसे ही इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अपना RUBP। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, अपना RUBP। और ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि RUBP अपना क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। हमने C3 साइकिल में ये देखा था, है ना। मीजोफिल सेल में क्या है, अपना पेप यानी फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और बंडल शीथ सेल में क्या है, अपना RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि जो अपना फोस्फोइनोल पाइरुवेट है वो 3 कार्बन का कंपाउंड है, बहुत जरूरी
जरूरी बात है, इस पे 50 स्टार लगा लो। और RUBP हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 5 कार्बन का कंपाउंड अपना होता है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब फर्क कहां आएगा, देखो हम C3 प्लांट्स में क्या कर रहे थे कि जो एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है उसको RUBP के साथ क्या करा रहे थे, फिक्स करा रहे थे, है ना, एनवायरमेंट वाले को, ठीक है। अब यहां पे फर्क क्या आएगा कि जो मान लो यहां पे अपना एनवायरमेंट है बाहर, जो एनवायरमेंट से क्या आएगी अपनी CO2 आएगी, वो किसके साथ फिक्स हो जाएगी, अपने फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी 3 कार्बन कंपाउंड के साथ अपनी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ यहां पे आ गई है ना, इसके साथ ये फिक्स हो गई। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बात। अब इस CO2 फिक्सेशन में जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम क्या होगा अपने का, पेपकेज, उसका नाम क्या होगा, पेपकेज, ठीक है। RUBP में C3 प्लांट में याद करो एंजाइम का नाम क्या था, रुबिस्को, जो कार्बोक्सिलेशन में यूज हुआ था। और यहां पे ये पेप अपना CO2 के साथ फिक्स हो रहा है, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में, कार्बोक्सिलेशन में जो यूज हुआ वो क्या है, अपना पेपकेज एंजाइम है, ठीक है। नाम से ही कवर हो रहा है। इतनी बातें क्लियर है ना। यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं ताकि चीजें अपने को बहुत सारी लिखनी है यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये अपना सारा फिक्स हो चुका है, ये अपना सारा फिक्स हो चुका है। 3 कार्बन यहां पे थे और 1 कार्बन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड में था, तो यहां अपना क्या बन जाएगा, यहां अपना एक 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, यहां अपना 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, है ना, जिसका नाम होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इस 4 कार्बन के एसिड से एक और 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा। 4 कार्बन तो समझ रहे हो ना, 3 कार्बन इसमें थे, 1 कार्बन इसमें, एक और क्या बन जाएगा, 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा। अब ये कौन सा बनेगा, ये कौन सा बनेगा, या तो बनेगा मैलिक एसिड बनेगा या फिर अपना एस्पेरेटिक एसिड बनेगा, या मैलिक एसिड या एस्पेरेटिक एसिड। अब यहां पे इस दरवाजे पे क्या है, अपने पास 4 कार्बन का एसिड है। अब ये 4 कार्बन का एसिड ये दरवाजे को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, अपना बंडल शीथ सेल में पहुंच चुका है। ये 4 कार्बन का एसिड अपना यहां पहुंच गया, 4 कार्बन का एसिड अब अपना यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसके पास कितने हैं, 4 कार्बन है, तो अब क्या होगा बेसिकली हम क्या करेंगे, इस 4 कार्बन से हम बना लेंगे एक 3 कार्बन का एसिड। हम इस 4 कार्बन के एसिड से 3 कार्बन का एसिड बना लेंगे। तो जाहिर सी बात है यहां 4 कार्बन, यहां 3 कार्बन, मतलब 1 कार्बन अपना यहां पे निकला है। और वो किस फॉर्म में निकलेगा, अपना CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। समझ लो ना, कार्बन का बैलेंस समझो, बहुत जरूरी है। 4 कार्बन थे, 1 कार्बन हमने CO2 में निकाल लिया, तो यहां बच गया अपना 3 कार्बन का एसिड। अब ये CO2 क्या है, बिल्कुल जैसे C3 साइकिल में हम कर रहे थे ना कि RUBP के साथ 5 कार्बन कंपाउंड के साथ अपनी CO2 फिक्स हो जाएगी, फिर अपना क्या बनेगा, अपना वो फॉस्फोग्लिसरेट, ट्रायोज फॉस्फेट, वो सब बिल्कुल सेम तरीके से वो साइकिल चलेगी, बेसिकली अपनी C3 साइकिल जैसी चलेगी, है ना। ये इसके साथ फिक्स हो गई, है ना। सिंपल सी बात इतनी समझ में आई, है ना। और इसके साथ फिक्स होगी तभी तो अपना क्या बन रहा था, हमने बोला था ना वो कि 1 कार्बन निकाल लेंगे, हम अपना ग्लूकोज फूड बना रहे थे, ठीक है। इतनी बातें हमने समझ ली यहां पे बिल्कुल आसानी से। अब ये 3 कार्बन का एसिड अपना कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा वापस कहां, बंडल शीथ सेल में, है। यह कहां पहुंच गया, अपना 3 कार्बन का एसिड कहां पहुंच गया, अपना बंडल शीथ सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये 3 कार्बन का है और अपना पेप भी क्या है, 3 कार्बन का है, तो यह दोबारा रीजनरेट करके क्या बना देगा, अपना पेप बना देगा ना। 3 कार्बन से 3 कार्बन का अपना पेप बन गया, तो ये रीजनरेट करके अपना पेप बन चुके हैं। अब देखो आप इस पूरी प्रोसेस में अब स्टेप्स के नाम देखो यहां पे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, फिक्सेशन बोल देंगे। इसको हमने क्या बोल दिया, पूरे को फिक्सेशन बोल दिया, ठीक है। और इधर क्या है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, अलग हो रही है। अलग मतलब डी, और डी मतलब डी कार्बोक्सिलेशन,
ये यहां प्रोसेस हो रही है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्यों, CO2 अपनी अलग हो रही है ना, डी मतलब अलग हो रही है, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। इतनी बातें क्लियर है। और यहां पे क्या है, अपना जो पेप है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो क्या है, एक तरीके से रीजनरेट हो रहा है। तो इस स्टेप को हम बोल देंगे रीजनरेशन, है ना। ये क्या था अपना, इधर क्या था अपना, ये था अपना फिक्सेशन, ये था अपना फिक्सेशन, ये अपना डी कार्बोक्सिलेशन, ये अपना रीजनरेशन। तीनों बातें क्लियर है ना। हमने कुछ भी याद नहीं किया, लॉजिकल है सब। फिक्सेशन क्यों, CO2 फिक्स हो गई। डी कार्बोक्सिलेशन क्यों, CO2 अपनी अलग हो गई। रीजनरेशन क्यों, क्योंकि अपना जो पेप है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो रीजनरेट हो गया। ठीक है, एक और बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं, रिकॉल करा दूं कि एंजाइम याद रखेंगे। यहां कौन सा एंजाइम था, अपना पेपकेज। यहां कौन सा एंजाइम था, अपना पेपकेज, जो पेप से रिलेटेड होगा, नाम से ही पता लग रहा है ना। और RUBP के रिलेटेड एंजाइम तो अपने को पता ही है कौन सा होता है, रुबिस्को होता है। रुबिस्को होता है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इसके रिलेटेड है, ये इसके रिलेटेड है, नाम से ही सारी बातें बन गई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ना। C4 प्लांट अपना क्लियर है, अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, कंफ्यूजन से बचने के लिए एक और जरूरी बात, देखो हमने क्या कर ली, C3 साइकिल देख ली, हमने C4 साइकिल देख ली। ठीक है, फिर से मैं चीजों को रिकॉल करूंगा और चीजों को बिल्कुल ही क्लियर करता चलूंगा आपके सामने। देखो, C3 साइकिल में हमने बात की कि एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, कौन सी, मिजोफिल सेल्स सिर्फ अपने पास होती हैं। और C4 में हमने क्या बात की थी कि अपने पास दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक तो हुई मिजोफिल सेल और दूसरी हुई कौन सी, अपनी बंडल शीथ सेल्स, है ना। और कंफ्यूजन से बचने के लिए कि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये बातें अपने को याद रखनी है। वैसे बंडल शीथ इसमें भी होती है, पर अपने को वो याद नहीं रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमने C3 साइकिल में देखा कि मिजोफिल सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अपना क्या, रुबिस्को, जिसका नाम अपना क्या है, रुबिस्को। और C4 प्लांट्स में भी ये रुबिस्को प्रेजेंट होता है, बट कहां होता है, मिजोफिल सेल में नहीं होता। कहां होता है, अपना बंडल शीथ सेल में होता है। बंडल शीथ सेल में क्या होता है, अपना ये हो गया रुबिस्को। ठीक है, और मिजोफिल सेल में अपने पास कौन सा एंजाइम था, याद करो, जो फोस्फोइनोल पाइरुवेट को CO2 के साथ जुड़वा रहा था, कौन सा था, पेपकेज था अपने पास। कौन सा था, पेपकेज। इतनी बातें क्लियर है ना। तो इस बात से अपने को क्या पता चलता है कि C3 प्लांट्स में सिर्फ रुबिस्को है, C4 प्लांट्स में पेपकेज है और रिबुस्को है ना। बट आपको यहां पे याद क्या रखना है, वो मैं अब, है ना, अब ये मैंने पूरा ये लिखा है, क्यों लिखा है, अपने को याद क्या रखना है कि जो ये पेपकेज है, ये अपना C3 प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है ना। मैंने क्या बोला कि जो पेपकेज है ना, अगर आपके सामने क्वेश्चन जाए कि क्या पेपकेज C3 प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो आंसर जाना चाहिए बिल्कुल होता है। बट यहां पे अपने वो काम का नहीं है ना, फोटोसिंथेसिस में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। बट ये बात आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि पेपकेज जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, और रुबिस्को तो हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों में प्रेजेंट होता है। इतनी बातें क्लियर है। हाँ, ये यार मैं इसलिए बताता हूं, ये बातें है ना, इसलिए बताता हूं ताकि हम कंफ्यूजन से दूर रहें। ऐसा ना हो कि कोई दिक्कत हो जाए, कंफ्यूजन से दूर रहें। और चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है वो भी मैं साथ साथ आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हमने C3 साइकिल को पढ़ लिया, C4 साइकिल को पढ़ लिया। ठीक है, अब दो सुपरहिट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा होता है। और दूसरा अपना क्वेश्चन क्या है कि CO2 फिक्सेशन के बाद जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो अपना फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। और इन दोनों का हमें आंसर देना है, कहां देना है, अपने C3 प्लांट्स में और अपने C4 प्लांट्स में। ये हम बना लेते हैं, इन दोनों का आंसर देना है, C3 प्लांट्स में भी देना है और C4 प्लांट में। बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है। देखो अब याद करो, C3 प्लांट्स यानी केल्विन साइकिल, जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे तो CO2 जो एनवायरमेंट से जो CO2 थी वो किसने उठाई थी, अपनी
RUBP ने उठाई थी, है ना। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर भी कौन सा हो जाएगा अपना C3 में RUBP हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और C4 में एनवायरमेंट से जो CO2 थी वो किसने उठाई थी, अपनी पेप ने उठाई थी, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन सा हो जाएगा, C4 में पेप हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये CO2 तो इन्होंने उठा ली, अब CO2 की फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, C3 में कौन सा बनेगा, C4 में कौन सा बनेगा। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं कि RUBP में क्या हुआ था, CO2 उठा ली थी, अब उसके बाद हमारे पास क्या बना था, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना था। बिल्कुल आसान है ना, हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने साइकिल सीख ली अपनी। 3 फॉस्फोग्लिसरेट और इधर इसके साथ जब CO2 कंबाइन की थी तो क्या बना था, पेप में याद करो अपने पास कितने थे, 3 कार्बन थे। एक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है तो 3 और एक 4 कार्बन का अपने पास क्या बना था, एसिड बना था, जिसको हमने क्या बोला था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहां पे बना था। तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। देखो हमने केल्विन साइकिल में किया था कि नॉर्मली C3 प्लांट्स में क्या होता है, RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है वो CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा, और CO2 में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, फॉस्फोग्लिसरेट के। अब एक फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन अपने इक्वल हो गए। ये तो है अपनी नॉर्मल कंडीशन जो अभी तक हमने की, ठीक है। बट फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, RUBP के साथ जहां CO2 कंबाइन करनी थी वहां पे ऑक्सीजन कंबाइन कर जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है। RUBP सेम रहेगा, 5 कार्बन का कंपाउंड, ऑक्सीजन में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। अब बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा यही फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड, और बच कितने गए, अब 2 कार्बन बच गए। तो यहां पे एक 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फोस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है, फोस्फोग्लाइकोलेट। तो ये है सिंपल फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन का प्लांट को नुकसान ही नुकसान है, चाहे एनर्जी के नजरिए से देखो, चाहे फूड बनने के नजरिए से देखो, हर तरीके से ये प्लांट का नुकसान करेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि C4 प्लांट में, यहां पे हम C3 प्लांट की बात कर रहे थे, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो फोटो रेस्पिरेशन होने का कारण क्या था, रीजन क्या था कि यहां पे अगर CO2 अवेलेबल होती, O2 की जगह ज्यादा CO2 होती, तो ये नहीं होती है ना। तो ये इनके पास, C4 प्लांट के पास एक ऐसी मैकेनिज्म होती है कि वो CO2 की कमी होने नहीं देते, मतलब ऑक्सीजन का नंबर वो आने ही नहीं देंगे। एंजाइमेटिक साइट पे CO2 की कमी बिल्कुल भी होने ही नहीं देंगे, ठीक है। इतनी सी सिंपल सी बात है। पहले फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो एनसीईआरटी में साइंटिस्ट दिए हुए हैं उनको कर लेते हैं। पहले ये वाले 3 कर लेंगे और फिर ये वाले 2 कर लेंगे। अब ये वाले 3 साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि तीनों जे से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो इनको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो तो डायरेक्टली याद कर लेना, और मैं थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगा, वो आपको अच्छी लगे तो वो फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले है जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया, अब इसको कैसे याद रखना है। देखो प्रीस्ट क्या होता है, पुजारी या मौलवी या पादरी, कुछ भी बोलो, है ना। प्रीस्ट के भगवान के साथ सीधे रिलेशन होते हैं, मतलब ये बहुत पावरफुल होता है, प्रीस्ट बहुत पावरफुल होता है, तो ये हवाओं को मोड़ सकता है। हवा मतलब एयर को याद रखना है। तो इसने क्या किया था, इसेंशियल रोल ऑफ एयर फॉर प्लांट ग्रोथ, ये बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है जैन इंगेनहाउस, इसको कैसे याद रखना है, हाउस को पकड़ना है, हाउस वर्ड को पकड़ना है। अब देखो घर कैसा होना चाहिए, हवादार मतलब घर में खुली ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो इसने क्या बताया था, शोज दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन वर्ड को पकड़ना है। अब नेक्स्ट है जूलियस बोन सेक्स, इसने क्या बताया था, देखो इसमें जूली को पकड़ना है, जूलियस में से जूली को पकड़ना है। तो जो जूली है वो बहुत खाना खाती है, तो खाना वर्ड को पकड़ना है। खाना मतलब ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट अपना फूड बनाता है, इस बात को पकड़ना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं TW एंगलमैन, इसने क्या बताया था, देखो यहां पे एंगल को पकड़ना है। एंगल किसमें होते हैं, हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, एंगल किसमें होते हैं, बहुत सारे प्रिज्म में होते हैं, तो इसमें प्रिज्म को पकड़ना है, ठीक है, इसमें प्रिज्म को पकड़ना है। लास्ट है कॉर्न बोन नील, इसने क्या बताया था, देखो इसमें मैं पकड़ता हूं इस कॉन वर्ड को, मैं पकड़ता हूं इस कॉन को। आपने हरियाणवी या राजस्थानी में सुना होगा ना कोनी मतलब नहीं, है ना। कोनी मतलब ये कहना चाहता है कि लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे मतलब नहीं होवे।
कोन मतलब कोनी, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कोनी होवे, है ना। राजस्थानी या हरियाणवी है वो समझ गए होंगे, कोनी मतलब नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आप स्कूल में थे, आप एग्जाम देते थे, है ना, आपके कई एग्जाम होते थे, हिंदी का होता था, इंग्लिश का होता था, साइंस का होता था, सोशल साइंस का होता था, कई सारे एग्जाम होते थे। तो ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि आप उन 4-5 एग्जाम में से अगर एक एग्जाम में भी अगर फेल हो गए तो आपकी पूरी क्लास फेल मानी जाएगी। तो ये क्या कहना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय, ठीक है, जैसे लाइट, टेंपरेचर, CO2, वाटर, इनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर टेंपरेचर में, खाली टेंपरेचर में भी गड़बड़ी आ जाए और बाकी तीनों चीजें सही रहें तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगी। अब इनको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लाइट कैसे अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, देखो एट, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ ना, पूरा कॉपी पेस्ट है ये। देखो एट लो लाइट इंटेंसिटी, लीनियर रिलेशनशिप। देखो ये है लाइट इंटेंसिटी, ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या है, जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होती जाएगी। पर एट हाई लाइट इंटेंसिटी क्या होगा, डू नॉट, फोटोसिंथेसिस डू नॉट इंक्रीज फर्दर। ठीक है, उसका एक तरह से लिमिट आ गई, यहां से आगे फिर इंक्रीज नहीं कर पाएगी, यहां पे फिर कांस्टेंट हो गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें एक एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लाइट की सैचुरेशन कब आती है, 10% ऑफ फुल सनलाइट। ठीक है, 10% ऑफ फुल सनलाइट पे लाइट की सैचुरेशन आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि अगर आप बहुत ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे, हद से ज्यादा लाइट प्लांट को दे दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके क्लोरोफिल वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एक तरह से लगा लो नुकसान हो जाएगा, कुछ सिस्टम ही टूट जाएगा प्लांट का। ठीक है, तो क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब लाइट के बाद नेक्स्ट फैक्टर है टेंपरेचर। टेंपरेचर में जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो अब दो रिएक्शन होती है हमारे पास, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो टेंपरेचर कंट्रोल्ड होती है। क्यों होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में एंजाइम का लेना देना होता है, एंजाइम की वजह से टेंपरेचर से अफेक्ट होती है डार्क रिएक्शन। बट जो लाइट रिएक्शन है उसमें एंजाइम का इतना लेना देना नहीं है, इसीलिए ये टेंपरेचर से कम अफेक्ट होती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, जो कि ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो टेम्परेट प्लांट्स के कंपैरिजन में हायर टेंपरेचर टॉलरेट करते हैं। मतलब जो इनका ऑप्टिमम लेवल है टेंपरेचर का वो ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए हायर है। ठीक है, अब टेंपरेचर के बाद है फैक्टर वाटर। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो, एनसीईआरटी का फ्लो है पूरा। देखो प्लांट में वाटर की कमी हुई, मतलब वाटर की स्ट्रेस हुई, वाटर स्ट्रेस में क्या होगा, स्टोमेटा का क्लोजर हो जाएगा, स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे। अगर स्टोमेटा प्लांट के बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, प्लांट जो CO2 बाहर से ले रहा था वो कम हो जाएगी ना, प्लांट CO2 नहीं ले पाएगा। तो CO2 नहीं ले पाएगा तो क्या है, फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। CO2 डिक्रीज तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज, क्योंकि केल्विन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना CO2 वाला। अब नेक्स्ट है CO2 कैसे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। तो सबसे पहली लाइन तो इसमें एनसीईआरटी में लिखे हुए कि C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। CO2 के लिए C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सबसे पहला केस है एट लो लाइट। लो लाइट पे क्या होगा, CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। C3 एंड C4 प्लांट दोनों ही लो लाइट कंडीशन पे हाई CO2 के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। अब सेकंड केस है एट हाई लाइट इंटेंसिटी। इस पे क्या होगा, अगर आप एट हाई लाइट इंटेंसिटी पे अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी, दोनों के लिए, C3 के लिए भी C4 के लिए भी। पर यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि CO2 सैचुरेशन जो है वो C4 प्लांट के लिए है 360 और C3 के लिए 450। मतलब कहना क्या चाहता है कि CO2 का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो C3 प्लांट के लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए CO2 इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स, नॉट फॉर C4। इनका तो कम है, ये कम में ही सैचुरेट हो जाएंगे, पर इनको ज्यादा CO2 चाहिए, इसीलिए इनके लिए C3 प्लांट के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है।